व्हाट्सअप एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से सेशन के अंदर। yes, very and very good आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से सेशन के अंदर। जल्दी मुझे ऑडियो वीडियो चेक दे दीजिए और बता दीजिए कि क्या आपको मेरा ऑडियो, क्या आपको मेरा वीडियो सब कुछ एकदम परफेक्ट है, सब कुछ एकदम बढ़िया है। यस, अमेजिंग एंड अमेजिंग एवरीवन। चलो सर, आ जाएंगे सारे के सारे लोग। ठीक है, चलिए सर आ जाओ। आज हम लोगों को क्या करना है? आज हम लोगों को स्पेशल 26 के अंदर यूनिट 2 का पूरा रिवीजन करना है बेटा। यूनिट 2 के रिगार्डिंग हम लोग पूरा डिटेल में रिवीजन करने वाले हैं। मेरा नाम है इंद्रेश गांधी। मैं आपको सीए फाउंडेशन का लॉ, सीए इंटर का लॉ और सीए इंटर का ऑडिट, ये 3 सब्जेक्ट अल्टीमेट सीए के इस वंडरफुल प्लेटफॉर्म पे कवर करता हूं। हल्का सा ओवरव्यू बता दूं स्पेशल 26 के बारे में। 26 घंटों के अंदर हम लोग पूरे सीए इंटर, सीए फाउंडेशन लॉ को हम लोग फिनिश करने वाले हैं। पूरे 7 एक्ट इसके अंदर मैं आपको कवर कराऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा क्वेश्चन एंड आंसर्स की, जो अलग से होंगी। और इसके अलावा सर ये स्टार्ट हुआ है 27 अप्रैल से और लगभग 15 मई तक ये जाने वाला है। क्या? बिल्कुल जाने वाला है। ठीक है, चलिए सर, अगर कोई भी बच्चों को ये चार्ट वगैरह चाहिए तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर चार्ट बुक के बारे में डाल के रखा हूं। आज का जो पीडीएफ है, मैंने इसका डेमो पीडीएफ, यानी आज जो यूनिट 2 का जो पीडीएफ है ना, जो यूनिट 2 के चार्ट्स है, सिर्फ 3 ही चार्ट में पूरा यूनिट 2 कवर्ड है बेटा। तो इसके जो चार्ट है मैंने ऑलरेडी इसका पीडीएफ डाल के रखा हूं हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर भी और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। ठीक है ना? तो ये डेमो पीडीएफ है आज के इसका, तो आप जरूर से इसको चेक कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको चाहिए तो आप अलग से जाके igsir.in के ऊपर ऑर्डर कर सकते हैं। राइट, चलिए अब शुरुआत करेंगे आज के इस इंपॉर्टेंट टॉपिक से, जिसका नाम है यूनिट नंबर 2 कंसिडरेशन। कौन सा टॉपिक है बोलो जल्दी से? कंसिडरेशन के बारे में आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। सारे के सारे लोग आ जाएंगे। बढ़िया सर, डिटेल में सब होगा। फर्स्ट टाइम पढ़ रहे तो भी समझ आ जाएगा क्या? बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बस अच्छे से कंसंट्रेट करना, ध्यान से सुनना। ज्यादा समय नहीं लगेगा, 45 मिनट्स लगेंगे अपने को इसको फिनिश करने के लिए। कंसिडरेशन को कोई बहुत समय नहीं है। ठीक है, देखो सर, सबसे पहले कंसिडरेशन के बारे में बताओ। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है सर? पहले तो ये बता दो। तो कंसिडरेशन एक बहुत ही ज्यादा असेंशियल एलिमेंट है। याद करना, अपन ने यूनिट नंबर 1 में पढ़ा था, गिवन इन सेक्शन 10 असेंशियल होता है, नॉट गिवन इन सेक्शन 10 होता है। उसके अंदर वन ऑफ द असेंशियल एलिमेंट था कंसिडरेशन, बराबर ना? तो वो जो कंसिडरेशन है ना, समझना, बात को ध्यान देना, वो जो कंसिडरेशन है ना, कंसिडरेशन भी अपने आप में क्या होता है? असेंशियल एलिमेंट होता है। बोलो क्या होता है? असेंशियल एलिमेंट होता है। कौन से चीज का? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का अपने आप में असेंशियल एलिमेंट होता है। क्या? बिल्कुल। तो देखो, कंसिडरेशन एक असेंशियल एलिमेंट है जो लॉ के अंदर कहता है समथिंग इन रिटर्न। क्या बात करता है बोलो जल्दी से? समथिंग इन रिटर्न के बारे में। मतलब जब बदले में आपको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, उसे कंसिडरेशन बोला जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मान लो एग्जांपल के लिए, अगर मैं बेटा आईजी सर यहाँ पे मैं जाता हूँ शॉपकीपर के पास और मैं शॉपकीपर से कहता हूँ मैं आपको 20 रुपए देता हूँ, बदले में आप मुझे बिस्किट पैकेट दीजिए, 4 पार्ले जी के बिस्किट पैकेट दीजिए। तो मैं क्या कहूंगा? समझो आप बात को, शॉपकीपर को इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या मिल रहा है? 20 रुपए मिल रहे हैं। तो शॉपकीपर के लिए 20 रुपए कंसिडरेशन हुआ, और मेरे लिए कंसिडरेशन क्या होने वाला है? ये जो 4 बिस्किट पैकेट मुझे मिल रहे हैं, ये मेरे लिए कंसिडरेशन रहने वाला है। क्या रहने वाला है बोलो जल्दी से? ये मेरे लिए कंसिडरेशन रहने वाला है। बराबर है क्या? एकदम इजी। यस सर, एकदम इजी। अब देखो सर, कंसिडरेशन का मतलब होता है व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, मतलब जब प्रोमिसर की इच्छा पर प्रोमिसर और एनी अदर पर्सन, देखो व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, और डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, और प्रोमिसेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, तो ऐसे एक्ट और ऐसे एब्सिस्टेंस को कंसिडरेशन बोला जाता है। जबरदस्त, बहुत ही बढ़िया। देखो कंसिडरेशन के अंदर ना एक्ट भी हो सकता है। एक्ट मतलब कुछ करना, उसे एक्ट बोला जाता है।
और दूसरा होता है बेटा एब्सटेन करना। क्या करना बोलो जल्दी से, एब्सटेन करना, जिसे बोला जाता है कुछ नहीं करना। क्या कहा मैंने, बोलो कुछ नहीं करना, ठीक है ना। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आर्यन को आर्यन ही पसंद, आर्यनी के घर वाले आर्यन से कहते ये पकड़ो 1 करोड़ का चेक, निकल जाओ बेटी की जिंदगी से। तो ऐसे केस के अंदर आर्यन को बेटी की जिंदगी से निकलने के लिए 1 करोड़ रुपए मिले, तो कुछ नहीं करने के लिए आर्यन को 1 करोड़ मिला, इसे बोला जाता है एब्सटेन। क्या बोला जाता है बोलो, एब्सटेन। और ऊपर वाला जो मैंने एग्जांपल दिया था 20 रुपए दो सामने बिस्किट पैकेट दो, तो इसे क्या कहते हैं, इसे अपन लोग एक्ट कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं, एक्ट। तो एक जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये एक्ट के लिए भी किया जा सकता है और ये एब्सिस्टेंस के लिए भी किया जा सकता है, यानी कि कुछ नहीं करने के लिए भी किया जा सकता है। तो बेसिकली क्या होता है कि प्रोमिसर, समझना, जब प्रोमिसर की इच्छा पर प्रोमिसी या एनी अदर पर्सन कुछ करता है या नहीं करता है, उस चीज को कंसिडरेशन बोला जाता है। तो सर ये इतनी लंबी लंबी लाइन क्या लिखी हुई है, ये मैं जब आपको ये यहाँ पे समझाऊंगा ना, समझना बात को, जब मैं आपको कुछ लीगल रूल समझाऊंगा ना, तो ऑटोमेटिकली आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो लीगल रूल जैसे ही आपके माइंड में जाएंगे, गपागप सारी चीजें आपको समझ में आना चालू हो जाएंगी कि क्या बोला जा रहा है करके, ठीक है। चलो सर देखिए लीगल रूल्स के अंदर क्या बातें की गई है। तो सबसे पहले देखो क्या, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। मतलब बोला जा रहा है कि जो कंसिडरेशन है ना, सुनो ना बात को, जो कंसिडरेशन है वो डिजायर ऑफ प्रोमिसर के इस पर होना चाहिए, मतलब प्रोमिसर के इच्छा पर कंसिडरेशन निर्भर करना चाहिए। सर इसका क्या मतलब है, थोड़ा सा समझाइए ना प्लीज। देखो मैं अगर कहूँ आपके साथ, यहाँ पे मैं प्रतीक के बारे में बात करूंगा, ये प्रतीक कुलकर्णी बेटा है ना, ये प्रतीक। अब ये जो प्रतीक है ये जाता है शॉपकीपर के पास। प्रतीक कहता है मैं आपको 20 रुपए दूंगा, बदले में मुझे क्या दो, बदले में मुझे डैट्स फटके बिस्किट दो, 2 पैकेट 10 रुपए वाले। अब ऐसे केस के अंदर शॉपकीपर उसको बोल रहा है नहीं नहीं मैं तुझे डैट्स फटके नहीं दूंगा, तुझे क्या लेना पड़ेगा, तुझे यहाँ पे मान लीजिए और कोई बिस्किट, तुझे मारी गोल्ड ही लेना पड़ेगा करके, समझ रहा बात को, तुझे मारी गोल्ड ही लेना पड़ेगा। अरे भाई साहब प्रतीक बोल रहा है अरे यार मेरे को नहीं खाना यार, वो मेरे को डैट्स फटके चाहिए, मेरे को मॉम्स मैजिक चाहिए, मेरे को वही चाहिए सर, उसके अलावा कुछ और नहीं चाहिए। लेकिन शॉपकीपर बोल रहा है ऐसे कैसे, नहीं नहीं तुझे तुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, मारी गोल्ड मिलेगा। ऐसा थोड़ी होता। कंसिडरेशन किसके कहने पर जाना चाहिए, कंसिडरेशन प्रतीक के कहने पर जाना चाहिए। बोलो किसके कहने पर, प्रतीक के कहने पर। तो प्रतीक जैसा चाहता है वैसा कंसिडरेशन होना चाहिए। फिर से, प्रतीक जैसा चाहता है वैसा कंसिडरेशन होना चाहिए, उसे बोला जाता है कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द टाइम ऑफ एट द बताइए एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। तो जैसा प्रोमिसर चाहता है ना वैसा ही कंसिडरेशन मूव होना चाहिए। देखो यहाँ पे कंसिडरेशन मस्ट बी ऑफर्ड बाय द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन एट द डिजायर रिक्वेस्ट ऑफ प्रोमिसर। यानी कि सर समझो शॉपकीपर भी दे सकता है बेटा यहाँ पे मारी गोल्ड, या शॉपकीपर का, या शॉपकीपर की दुकान पर छोटू काम करता है, वो छोटू को भी क्या देना चाहिए, यहाँ पे छोटू को भी डैट्स फटके ही देना चाहिए। इसके अलावा मान लो शॉपकीपरिन दुकान पे बैठी हुई है, तो शॉपकीपरिन ने भी क्या देना चाहिए, उन्होंने भी डैट्स फटके देना चाहिए क्या, हाँ। मतलब डैट्स फटके को शॉपकीपर देवे या छोटू दे, ऐसा है कि बेटा छोटू ने डैट्स फटके दिए तो ज्यादा मीठे हो गए करके, या ज्यादा बटर कुकीज हो गई करके, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। तो इसलिए बोला गया है कोई भी व्यक्ति कंसिडरेशन दो, बट किसके डिजायर पर होना चाहिए, प्रतीक के डिजायर पर होना चाहिए। मतलब कोई भी व्यक्ति प्रतीक को कंसिडरेशन दे सकता है जो प्रतीक की इच्छा है वो। उसके बारे में बात किया क्या, हाँ सर उसके बारे में बात किया। क्या मैं आगे बढ़ूं, सारे लोग जल्दी से बोलो मुझे, क्या मैं आगे बढ़ूं, क्या मैं आगे बढ़ूं, क्या मैं आगे बढ़ूं, है ना। हाँ सर आ जाओ आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर चलेंगे, सारे लोग फोकस करना, ठीक है। चलिए इसका केस लॉ क्या है, दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव करके। दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव के केस में क्या हुआ था, आईएएस ऑफिसर ने कहा था, क्या कहा था आईएएस ऑफिसर ने, कि एक मार्केट को डेवलप करो। अब वहां का जो शॉपकीपर है बेटा वो जाता है कॉन्ट्रैक्टर के पास और कहता है मैं तुझे कुछ पैसे दूंगा पर तू पहले मेरी दुकान बना ले, तू वहां पे आईएएस ऑफिसर की मत सुन। तो पाया गया था इस केस लॉ के अंदर कि जो कॉन्ट्रैक्टर है ना उसको किसकी सुनना पड़ेगा, आईएएस ऑफिसर की सुनना पड़ेगा,
यानी कि वो पर्सन की जिसने उसे ऑर्डर दिया है, क्योंकि ये पूरा का पूरा कंसिडरेशन किसके बिहाफ पे जा रहा है, आईएएस ऑफिसर के बिहाफ पे चलना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसी बात यहाँ पे हुई थी दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव के केस में। हालांकि मैंने आपको एकदम आसान सा एग्जाम्पल देके चीजों को समझा दिया। एंड रिजल्ट जो है वो वही है दोनों का कि प्रोमिसर के कहने पर कंसिडरेशन मूव होना चाहिए, ठीक है। चलिए सर, सेकंड, कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। मतलब क्या बोला कि कंसिडरेशन प्रोमिसी या किसी भी व्यक्ति से आ सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ प्रोमिसी से ही कंसिडरेशन आए, वो प्रोमिसी से भी आ सकता है और वो किसी अदर पर्सन से भी आ सकता है। क्या? बिल्कुल बिल्कुल किसी अदर पर्सन से भी आ सकता है। जैसा मैंने आपको बताया था, क्या बताया था मैंने आपको कि मान लो सर अपन लोग बात करेंगे आंचल के बारे में। ये आंचल अगर शॉपकीपर के पास जाए और ये आंचल शॉपकीपर से टोस्ट मांगे बेटा, तो मैं कहूंगा कि शॉपकीपर यहाँ पे शॉपकीपर उसको टोस्ट देवे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शॉपकीपर पे यहाँ पे छोटू काम करता है बेटा, छोटू उसको टोस्ट देवे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। या मान लो वहां पे शॉपकीपरिन बैठी हुई है, तो ऐसे केस के अंदर वो भी टोस्ट देवे तो उससे कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं सर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी पर्सन क्या दे सकता है? कंसिडरेशन को दे सकता है। जरूरी नहीं है वो केवल और केवल अपने को प्रोमिसर से मिले। समझे क्या आप बात को? बोलो ना जल्दी से, जरूरी है क्या? नहीं सर, कंसिडरेशन प्रोमिसी या किसी और पर्सन से मूव हो सकता है, लेकिन किसके डिजायर पर होना चाहिए? प्रोमिसर के डिजायर पर। मतलब इच्छा होंगी प्रोमिसर की, फिर से इच्छा होंगी प्रोमिसर की, और देगा कौन? प्रोमिसी या कोई भी पर्सन यहाँ पे दे सकता है, ठीक है ना। देखो, चिन्नैया वर्सेस रमैया का एक केस लॉ हुआ था। इस केस लॉ के अंदर क्या पाया गया था समझना। देखो यहाँ पे क्या था, एक ओल्ड लेडी थी बेटा, और इसकी एक बेटी थी जिसको मैं नालायक बेटी कहा था, है ना। मैंने ऐसा आपको क्लास में पढ़ाया था याद रखने के लिए। और इसके ना बेटा मामा थे, यानी कि इसके मैं ऐसा लिख सकता हूं यहाँ पे मामा, अंकल, मामा, है ना, यानी कि ओल्ड लेडी के ब्रदर वीरारे, ठीक है, ओके। अब ये ओल्ड लेडी ने क्या किया, नालायक बेटी को प्रॉपर्टी दी और बोला कि तू क्या करना, अपने अंकल को, अपने मामा को है ना एन्यूटी देना। एन्यूटी का मतलब होता है फिक्स सम पेबल एट अ रेगुलर इंटरवल। अब कुछ दिन तो नालायक बेटी ने बराबर बराबर पैसे दिए, और जैसे ही बेटा ओल्ड लेडी यहाँ पे बादलों में फना हो गई, यानी कि ओल्ड लेडी की डेथ हो गई, नालायक बेटी मना कर देती है मामा को क्या देने से? पैसे देने से। मामा जब इस बात को कोर्ट ऑफ लॉ में उठाते हैं तो नालायक बेटी का कहना है कि मुझे तो मामा ने कोई कंसिडरेशन दिया ही नहीं, तो मैं क्यों उन्हें एन्यूटी दूं। तो कोर्ट ने पाया, अरे भाई साहब, तुमको जब ओल्ड लेडी से मजे मिले ना, तुमको ओल्ड लेडी से कंसिडरेशन मिला ना, तो जब तुमको ओल्ड लेडी से कंसिडरेशन मिला तो मामा से कंसिडरेशन मिलने की जरूरत नहीं है। आप मामा को एन्यूटी प्रोवाइड करेंगे क्या? हाँ सर, प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंसिडरेशन थर्ड पार्टी से फ्लो हुआ है। किससे फ्लो हुआ है? बोलो जल्दी से। थर्ड पार्टी से फ्लो हुआ है, बराबर है क्या? ओके सर, चलिए सर आगे बढ़ेंगे, ध्यान दो। तो कंसिडरेशन में प्रोसीड फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हु इज नॉट अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। देयर कैन बी अ स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन बट नॉट अ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। ये जो लाइन है ये मैं आपको यहाँ वाले इसमें समझाने वाला हूँ, स्यूड बाय थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट में। इस वाले लाइन को मैं आपको और डिटेल में समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो डेफिनेशन के अंदर व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर आपको समझ गया होगा, फिर प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन भी आपको समझ गया होगा। 2 पॉइंट अपन ने डेफिनेशन के उड़ा दिए। ये डेफिनेशन बहुत ही प्यारी है बेटा। असेंशियल जो जितने भी असेंशियल एलिमेंट्स है ना, उसमें से कुछ कुछ चीजों को पकड़ा और जोड़ा और बोले डेफिनेशन बन गई करके। ये डेफिनेशन कल चल के मोहिनी भी बना सकती है, फिर अपन भी पढ़ेंगे लॉ में, एज पर मोहिनी, है ना, ये डेफिनेशन आई थी करके। बहुत सिंपल है, बहुत कामचोर लोग बेटा ये, ठीक है। तो चिन्नैया वर्सेस रमैया, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ये जो दोनों है ना बेटा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन मस्त इंस्टीट्यूट पूछती है उसको पर लेटा लेटा के, ठीक है। चलिए सर, तीसरा पॉइंट देखो यहाँ पे, एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मैं बात करूंगा। किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं? एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करूंगा। जरा मुझे आप एक बात बताना, सारे के सारे लोग जरा मुझे बताओ, जब मैं कंसिडरेशन को पे कर देता हूं, ये यूनिट 1 में हुआ है टॉपिक, जब मैं कंसिडरेशन को पे कर देता हूं उसे क्या बोला जाता है? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोला जाता है? बोलो, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। और जब कंसिडरेशन प्रॉमिस किया जाता है पे करने का, मतलब एक्चुअल पे नहीं हुआ, वादा किया गया है कि वो बाद में पे किया जाएगा,
तो उसे बोला जाता है क्या, उसे बोला जाता है एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन। जैसे अपन ने पिछले क्लास में देखा था, ऑनलाइन ऑर्डर वाला एग्जांपल देखा था अपन ने, तो अगर मैं सीओडी करता हूं ना तो वो एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन होता है, और मैं अगर मान लीजिए कैश सेल होता है यहाँ पे तो उसे एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन बोला जाता है, यानी कि जहां पर कंसिडरेशन आपको मिल गया, आपके पास पैसे आ गए, तो उसे बोला गया एग्जीक्यूटेड। अच्छा चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप जवाब देना मुझे, ठीक है ना। चलो 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 देखो, स्नेहा के बारे में बात करेंगे। स्नेहा गई बेटा शॉपकीपर के पास और स्नेहा ने कहा मुझे टुचुक वाली डेयरी मिल्क चाहिए, और स्नेहा ने 100 रुपए दे दिए किसको, शॉपकीपर को। शॉपकीपर ने कहा शाम में डेयरी मिल्क आने वाली है, क्या आने वाली है बोलो, शाम में डेयरी मिल्क आने वाली है करके, ठीक है ना। ओके, तो मुझे बताइए 100 रुपए शॉपकीपर को मिल गए, तो इसे क्या बोला जाएगा, कंसिडरेशन मिल गया, यानी कि एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन इसे कहते हैं। सर स्नेहा को डेयरी मिल्क नहीं मिली अभी तक, तो इसे बोला जाएगा क्या, इसे बोला जाएगा एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन। क्या बोला जाएगा बोलो, एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन। तो जहां पे कंसिडरेशन पेंडिंग है वो एग्जीक्यूटरी, जहां पे नहीं है उसे एग्जीक्यूटेड बोला जाता है, ठीक है ना। चलिए सर डी पॉइंट के ऊपर चलूंगा मैं। देखो कंसिडरेशन पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर भी हो सकता है, क्या, जैसे प्रेजेंट और फ्यूचर का एग्जांपल दे देता हूं। देखो मतलब पास्ट का भी दूंगा पर पहले प्रेजेंट समझा देता हूं। जैसे मैं आपको 20 रुपए दे रहा हूं, बदले में आप मुझे चॉकलेट दे रहे हो, प्रेजेंट कंसिडरेशन। मैं आपको 20 रुपए दूंगा, आप मुझे बदले में चॉकलेट देना, इसे फ्यूचर कंसिडरेशन बोला जाता है। तो सर पास्ट कंसिडरेशन का क्या मतलब है, पास्ट कंसिडरेशन का यह मतलब होता है बेटा कि जब किसी पार्टी ने अनजाने में कोई चीज परफॉर्म कर दी और उस परफॉर्मेंस के इससे सामने वाला व्यक्ति प्रसन्न हुआ और वो बदले में वादा करता है, क्या वादा करता है, मुझे उसके लिए कंसिडरेशन देने का, वो एक्ट के लिए कंसिडरेशन देने का, तो उसे क्या बोला जाता है बेटा, उसे पास्ट कंसिडरेशन कहा जाता है। सर ये आपने क्या क्या बातें की, एग्जांपल देके समझाओ। देखो मैं आपको समझा देता हूं। मान लो बेटा ये गोवा वाला बीच है ना, गोवा वाले बीच पे, ओके, मैं बताया आपको मैं कौन हूं, मैं बेटा लाइफ सेवर वाला पर्सन हूं बेटा, है ना। आई एम अ लिवर बिकॉज आई सेव लाइफ ऑफ द पीपल, है ना। वो कौन है, वो छपरी, है ना, वो एक है ना। चलिए आइए अब अगर मैं बात करूं आपके साथ, अब देखो मैं यहाँ पे लाइफ सेविंग की सर्विसेज देता हूं बेटा, यहाँ पे मतलब लोगों को बचाता हूं डूबने से। ओके सर, अब देखो क्या हो रहा था, मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे है ना एक व्यक्ति, सुनो ना, एक व्यक्ति जो है ना, एक व्यक्ति मैं यहाँ पे घूम रहा था बेटा गोवा वाले बीच के ऊपर, है ना। आप प्लीज यार मुझे यहाँ पे मत बोलना सर आपके बाजू में कौन है, मैंने शर्म आवे, प्लीज मत बोलना ऐसा, ठीक है ना। आओ पूछना मत मेरे से कोई। और अचानक से मुझे आवाज आता है बचाओ बचाओ करके, क्या आवाज आता है बोलो जल्दी से, बचाओ बचाओ। मेरे को केवल हाथ दिख रहा है बेटा, बाकी ये सब ऐसा पानी पानी दिख रहा है यहाँ पे, है ना, पानी पानी। ओके जबरदस्त, बहुत ही बढ़िया। अब हुआ क्या समझो, अब हुआ क्या, यहाँ पे मैं आए देखा ना बाय देखा और सीधा पानी में कूद गया और मैं यहां चले गया बेटा। और फिर उसके बाद क्या होता है, मैं ना इसे बचाने चले आता हूं। तो मैंने क्या किया, इसको बचा के, अरे भाई साहब लहरें भी आ रही इसके साथ, है ना, इसको बचा के लेके आ गया। किसको बचा के लेके आ गया, इसको बचा के बेटा यहाँ पे लेके आ गया मैंने, ठीक है। ओके मैं बचा के लेके आ गया। अब यहाँ पे क्या होता है, अचानक से, अरे यार ये मेरे पैर यहाँ पे क्यों लटक गया, हाँ हाँ। तो अब देखो होता क्या है, अब मैं यहाँ पे आके फिर से रुक गया। अब अचानक से दो लोग दौड़ के आते हैं बेटा, और वो कहते हैं प्लीज, वो कहते हैं ओ यू सेव अ चाइल्ड, ओ यू सेव अ चाइल्ड करके। मैंने ऐसा कहा भी कि मैंने इसको देखा है कहीं, तो भी मेरे को ऐसा ध्यान आ रहा था मैंने इसको देखा है करके, और फिर ध्यान आया अरे भाई साहब ये तो वही है खिड़की विंडोज बेटा, समझना बिल गेट्स तुम यहाँ पे। तो बिल गेट्स कहता है हाँ हाँ मैं गोवा घूमने आया था और ये मेरी बेटी है करके। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो, ये बेटी है तुम्हारी, ये ऐसे कैसे डूब रही थी, आज कभी चले गई होती तो फिर चाय वाला थोड़ी आता बचाने के लिए, हाँ क्या कर रहे हो करके, तुम ध्यान दो बेटी के ऊपर, तुमको फुर्सत ही नहीं, वन चाय प्लीज से जल्दी बेटी को बचाओ, है ना। तो मैंने बेटी को लेकिन बचा दिया। बिल गेट्स बहुत खुश हुआ बेटा मेरे ये सर्विस से। बिल गेट्स ने क्या कहा, बिल गेट्स ने कहा मैं तुमको 10 करोड़ रुपए देना चाहता हूं आईजी सर, समझना मैं तुम्हें क्या देना चाहता हूं, मैं तुम्हें 10 करोड़ रुपए देना चाहता हूं आईजी सर। मैंने कहा अच्छा, तो अब देखो मैंने, अब सोच के देखो ना, बिल गेट्स ने मुझे वादा कहा किया, यहाँ पे बिल गेट्स ने मुझे वादा किया,
और आप सोच के देखिए, मैंने जो बचाने की सर्विसेज थी वो मैं पहले ही दे चुका था, क्या दे चुका था, सर्विसेज दे चुका था, और उसके बाद वादा किया जा रहा है उसका कंसिडरेशन के लिए, उसके पैसे के लिए, तो इसे पास्ट कंसिडरेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बोलो जल्दी से, इसे पास्ट कंसिडरेशन बोला जाता है। समझे क्या आप बात को, बोलो ना मेरे को जल्दी से, क्या आप लोग इस बात को बढ़िया से समझे क्या? हाँ सर मजा आ गया, बहुत ही जोरदार मजा आ गया, बोलो ना हाँ हाँ हाँ। तो कंसिडरेशन पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर हो सकता है। तो अब अगर आप ये डेफिनेशन पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो क्या बोला गया, डस और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, मतलब ये पास्ट के बारे में बात किया, ये प्रेजेंट, डस और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग मतलब एक्ट और एब्सिस्टेंस के प्रेजेंट फॉर्म के बारे में बात किया, प्रोमिसेस टू डू और एब्सटेंस फ्रॉम डूइंग मतलब ये फ्यूचर के बारे में बात कर रहा है। तो ऐसे एक्ट और एब्सिस्टेंस को कंसिडरेशन बोला जाता है। ठीक है, तो पहली 3-4 असेंशियल से डेफिनेशन आपकी कवर हो गई, क्या इजीली कवर हो गई। ठीक है, उसके बाद देखो ई पॉइंट के ऊपर, ई पॉइंट देखिए, कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट करके, मतलब क्या बोला गया, कंसिडरेशन जरूरी नहीं है बेटा कि एडिक्वेट हो, है ना। जैसे कि अगर मैं बात करूं, एक वो मूवी थी बेटा आयुष्मान खुराना और वो उसकी क्या नाम है उसका यार, आयुष्मान खुराना और अमिताभ बच्चन की एक मूवी थी अमेजॉन प्राइम के ऊपर। उसमें क्या होता है कि अमिताभ बच्चन की जो वाइफ होती है, दोनों, अमिताभ बच्चन एकदम एकदम ऐसे ओल्ड मैन होता है और उसकी जो बीवी होती है वो क्या करती है, अपने पुराने आशिक को 1 रुपए में हवेली बेच देती है बेटा, है ना। उसका नाम वो गुलाबो सिताबो था। 3rd क्लास मूवी है, बिल्कुल मत देखना, जिंदगी के 3 घंटे खराब किया मैंने, लेकिन वो मूवी देखने के बाद मुझे ये एक कंसेप्ट मिल गया मेरे को, और वो कौन सा मिला कि देखो कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट, मतलब जरूरी नहीं है कंसिडरेशन एडिक्वेट हो। आप समझ रहे हैं क्या, मतलब क्या, जैसे फॉर एग्जांपल ये फोन की कीमत बेटा आज लाखों में, लेकिन मैं इस फोन को मान लो 2-4 हजार रुपए में बेच देता हूं, मैं बेच सकता हूं, इट्स माय चॉइस, समझना बात को, है ना। अब जैसे अभी तेजस सर ने बेटा वो सैमसंग का Z फोल्ड वाला फोन लिया 5, है ना, तो मैं अगर चाहूं तो तेजस सर से उसको 500 रुपए में खरीद सकता हूं, समझ रहे हैं आप बात को, बस तेजस सर भी बेचना चाहिए। तो बोला ये जा रहा है कि कंसिडरेशन का एडिक्वेट होना जरूरी नहीं है, कंसिडरेशन एडिक्वेट, बस कंसिडरेशन कोई ना कोई, देखो लॉ कभी भी कोई पर्टिकुलर वैल्यू अटैच नहीं करता कंसिडरेशन को, बस वो कुछ ना कुछ वैल्यू उसके अंदर होनी चाहिए। क्या बोला गया, बोलो, कुछ ना कुछ उसके अंदर क्या होना चाहिए, बोलो ना, कुछ ना कुछ उसके अंदर वैल्यू होना चाहिए। आप समझ रहे क्या, यस सर, इसके ऊपर सवाल आता बेटा कभी कभार, है ना। तो देखो कंसिडरेशन नीड नॉट बी ऑफ एनी पर्टिकुलर वैल्यू, इट नीड नॉट बी अप्रोक्सीमेट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ प्रॉमिस एक्सचेंज, बट इट मस्ट बी समथिंग विच लॉ रिगार्ड एज सम वैल्यू, मतलब क्या बोला गया, ऐसा जरूरी नहीं है, जैसे अगर मैं आपको ये बॉटल बेचना चाहता हूँ 100 रुपए में बेच सकता हूं, इसकी मार्केट वैल्यू 1000 रुपए, बट मैं आपको 100 रुपए में भी बेचना चाहूं ना, बिंदास बेच सकता हूं, ऐसा लॉ कहता है। क्या कहता है, बोलो, इसका ऐसा लॉ कहता है। अब समझना, अगर मैंने कम दाम पे कोई आइटम को बेचा, कोई गुड्स को बेचा, इसका यह मतलब नहीं होता है कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया, इसका कतई ये मतलब नहीं होता है। लेकिन समझना बात को, अगर कंसिडरेशन शॉकिंगली लेस रहा, क्या रहा बोलो, कंसिडरेशन शॉकिंगली लेस रहा, और सामने वाला व्यक्ति एलेज करता है, मतलब कि एक पार्टी एलेज करती है कि कंसिडरेशन क्या था, मतलब कि कंसिडरेशन फ्री कंसेंट के कारण कॉज हुआ है, या ये कॉन्ट्रैक्ट फ्री कंसेंट के कारण, फ्री कंसेंट को छीन के हुआ है, तो ये अपने आप में एविडेंस की तरह काम में आएगा। अब आपने क्या बोला सर, थोड़ा सा डिटेल में एग्जांपल देके समझाओ। देखो क्या बोल रहा हूं मैं बात करूंगा किसके बारे में, मैं अयान के बारे में बात करूंगा यहाँ पे, ठीक है ना। ये अयान है बेटा, और ये अयान का जमीन का टुकड़ा है यहाँ पे, ठीक है, ओके। इस जमीन के टुकड़े की कीमत कितनी है, 10 करोड़ रुपए की कीमत है इसकी, ठीक है, ओके। मैं आता हूं और मैं अयान से कहता हूं, अयान ये जमीन का टुकड़ा मुझे दे दे। अयान जानता था कि इस जमीन के टुकड़े के ऊपर कौन रहता है, एक चुड़ैल का वास है बेटा। किसका वास है, बोलो जल्दी से, एक चुड़ैल का वास है। ऐसा वो चुड़ैल करती हुई है ना। आ जाओ यहाँ पे ध्यान दो। तो एक दिन अयान रात में मैगी बना रहा था, अयान ने 2 प्लेट मैगी बनाया फिर, क्योंकि उसका आवाज आ गया यहाँ पे। तो अब ऐसे इसमें क्या हुआ, यहाँ पे चुड़ैल रहती है, तो अयान ने सोचा कि इस 10 करोड़ के जमीन को मैं 10 लाख रुपए में चिपका देता हूँ आईजी सर को, वैसे तो कोई फुकट में भी इस जमीन को ना खरीदे, ठीक है। तो अयान ने बोला कि आईजी सर इस जमीन को आप 10 लाख रुपए में खरीद दो। मैंने कहा ओके। तो लॉ का कहना है ये बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, जस्ट बिकॉज इसका कंसिडरेशन लो है, इसका ये मतलब नहीं होता कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। लेकिन कल चल के अगर अयान ने मेरे ऊपर क्या लगाया, मेरे ऊपर आरोप लगाया
कि आईजी सर ने कोवर्जन करके बंदूक रखे थे मेरे सर के ऊपर और मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, तो ऐसे केस में ये जो लो है ना, समझो ये जो लो कंसिडरेशन है ना, ये इसके लिए एविडेंस के तौर पर काम करना चालू कर देता है। मतलब कोर्ट ऑफ लॉ में एविडेंस की तरह होगा कि देखो ना 10 करोड़ के जमीन को 10 लाख में बेचा, मतलब पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ है, आईजी सर ने बंदूक रखी होंगी, मतलब अयान सच कह रहा है, ऐसा एविडेंस के तौर पर काम आना चालू हो जाता है। समझे बात को? तो मैंने क्या बताया आपको, मैंने जबरदस्त बात कह दी आपसे, बहुत ही मजा आ गया मेरे को बोल के कि कंसिडरेशन लो हुआ इनएडिक्वेट नहीं है, लेकिन अगर कंसिडरेशन सफिशिएंटली लो हो गया और अदर पार्टी यानी कि अयान अगर एलेज करता है कि आईजी सर ने कोवर्जन किया था, तो ये लो कंसिडरेशन एविडेंस की तरह काम करेगा, किसके लिए? प्रूफ की तरह काम करेगा, किसके केस में? अयान के फेवर में काम करेगा। बराबर है क्या? बोलो ना मेरे को जल्दी से, क्या आप बात को समझे क्या? यस सर। अब देखो, परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म, क्या बोला यहाँ पे? परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म, तो ये अपने आप में कंसिडरेशन नहीं होता। जैसे इसका मतलब क्या है? जैसे देखो, अगर एक व्यक्ति की लॉ के द्वारा कोई जिम्मेवारी है कुछ चीजों को परफॉर्म करने की, तो वो ये नहीं बोल सकता इसके लिए मुझे कंसिडरेशन दो करके। जैसे डाकिया डाक लाया, एसके का तलाया, ओए ओए डाकिया डाक लाया, एसके का खत लाया। अब डाकिया डाक लाया और एसके का खत लाया बेटा, तो डाकिया क्या बोलता है? लाओ मुझे, मैं तुम्हें खत केवल तब दूंगा जब तुम 100 रुपए दोगे। अरे भैया ऐसा थोड़ी होता है, डाकिया का काम है बेटा खत ला के देना, तो उसको ला के देना पड़ेगा क्या? यस सर ला के देना पड़ेगा, उसके लिए पैसे नहीं मांग सकता। मान लो पुलिस वाला कह रहा है तुम मुझे 1000 रुपए दो, मैं तभी चोर को पकड़ूंगा। अरे भैया पुलिस वाले का काम है बेटा चोर को पकड़ना, तो ऐसा नहीं कर सकता। सिलेंडर आपके घर पे आता है, वो आपसे एक्स्ट्रा 20-25 रुपए नहीं मांग सकता सिलेंडर आपके घर तक पहुंचाने के। अगली बार उनको बोल देना अगर उन्होंने मांगे तो, परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म इज नॉट कंसिडरेशन, ऐसा बोल देना उनको। वो बात अलग है बेटा कि पहले से आप फिर चूल्हे वगैरह की व्यवस्था कर लेना, लकड़ी वकड़ी घर पे लाके रख देना, क्योंकि वो उसके बाद आपके घर पे सिलेंडर डिलीवर नहीं करेगा, है ना। तो ऐसे केस में परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म, ये कंसिडरेशन नहीं है। मतलब एक व्यक्ति की अगर लीगल जिम्मेवारी है कुछ चीजों को परफॉर्म करने की, क्या करने की बोलो ना, कुछ चीजों को परफॉर्म करने की, तो वो अपने आप में कंसिडरेशन नहीं होता है बेटा जी। देखिए, the performance of an act by consideration who is legally bound to perform same cannot be consideration for a contract। यहाँ पे देखो, an agreement by the client to pay his counsel after letter has engaged some over and above in the fee। जैसे देखो, मान लो कोई लॉयर क्या कहता है कि मैं केस अगर जीत गया ना तो तुम मुझे और 2 लाख रुपए देना। अरे भैया हम देखो केस जीतने के ही पैसे दे रहे हैं, जो नॉर्मल फीस भी है ना वो केस लड़ने के, अब उसमें जीतो या हारो हमको फीस देना है। आप ये नहीं बोल सकते कि जीते तो और 2 लाख रुपए देना, मतलब कहना क्या चाहते हो तुम हमको हरवाओगे, है ना, ऐसा यहाँ पे बोला गया। ठीक है सर, आगे बताइए। और देखो, कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूजनरी करके क्या बोला यहाँ पे? कंसिडरेशन रियल होना चाहिए, इल्यूजनरी नहीं होना चाहिए बेटा। ठीक है, आ जाओ। जैसे देखो, आप समझिए आंचल के बारे में बात करूंगा, है ना, आंचल नहीं, अभय राज के बारे में बात करेंगे। अब ये अभय राज ने अभय राजी को क्या किया? प्रपोज किया बेटा। अभय राजी कहती है तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? आंचल नहीं, क्या नाम है इसका, अभय राज का कहना है तुम्हारे लिए तो चांद टुकड़ा जमीन पर ला सकता हूं करके। अभय राजी ने कहा ठीक है लेके आ जाओ, पर समझना ये जो कंसिडरेशन देने की बात हो रही है ना बेटा, ये क्या है? ये रियल है क्या? ना, ये इल्यूजनरी है। मतलब ये केवल सपनों में हो सकता है, ऐसा हकीकत में नहीं हो सकता। अभय राज को बोलेंगे चंदा माम तू ऊपर आ, बताता हूं तेरे को, आ तो जाए एक बार, नहीं 2 टुकड़े में तेरे को भेजा तो देख तू, है ना। तो कंसिडरेशन कैसा होना चाहिए? रियल होना चाहिए, इल्यूजनरी नहीं होना चाहिए बेटा। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे, है ना, कंसिडरेशन शुड नॉट बी अनलॉफुल, इमोरल या अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। मतलब जो कंसिडरेशन है ना, मैं बोल रहा हूं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, मैं तोशिका को कह रहा हूं, तोशिका को क्या कह रहा हूं? मैं तोशिका को तुम लोगों के बटवे चुराया करो, मैं तुम्हें 1000 रुपए दूंगा पर बटवा चुराई। तो ऐसे केस के अंदर ये अनलॉफुल कंसिडरेशन होता है, ऐसे कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ पे खुशी को कह रहा हूं, खुशी तुम झूठ बोला करो करके, खुशी तुम खुशी से झूठ बोलो, मैं तुमको दिन के 100 रुपए दूंगा अगर तुम झूठ बोलोगे रोज। तो अब ऐसे केस के अंदर ये इमोरल हो गया बेटा,
ऐसे चीजें मैंने करना है क्या, नहीं जी नहीं, ऐसी चीजें मैंने नहीं करना है। कंसिडरेशन इमोरल या अनलॉफुल नहीं होना चाहिए, इस बात का आपने ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये थे पूरे के पूरे लीगल रूल्स रिगार्डिंग कंसिडरेशन। चलिए सर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वाले केस में। हिमानी नकरानी कह रहे हैं कि सर यहाँ पे केस लॉ में सिर्फ मेंशन कर दे तो चलेगा ना। हाँ बेटा, केस लॉ के अंदर आपको सिर्फ नाम लिखना पड़ता है। ऐसे में आप काफी नए लग रहे हो बेटा कोर्स के अंदर, एकदम मतलब ठीक है, आओ। हाँ मतलब सिर्फ आपको नाम ही लिखना है, आपको अंदर का कंटेंट डालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नाम लिखोगे आपको मार्क्स बन जाएंगे बेटा, है ना। चलिए सर, गया क्या माइंड में, बोलो एकदम बढ़िया से छपाक हुआ क्या माइंड के अंदर, छप गया पूरा। आइए अब बात करेंगे किसके साथ, सारे के सारे लोग ध्यान दो, यहाँ पे बात करेंगे स्यूड बाय थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है ना। चलो 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 सर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ यहाँ पे, एकदम बढ़िया से फोकस करो करके, है ना। चलो 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 सर, आ जाएंगे यहाँ पे, ध्यान दो। आओ, स्यूड बाय थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है, इसका अर्थ क्या होता है, समझना बात को। इसका अर्थ ये होता है स्यूड बाय थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब क्या कि वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो एक प्रिंसिपल के ऊपर होता है जिसे बोला जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि जो पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं केवल और केवल वही एक दूसरे के ऊपर केस कर सकते हैं। इसके अलावा कोई थर्ड पर्सन आके क्या केस कर सकता है क्या, नहीं सर, थर्ड पर्सन केस यहाँ पे नहीं कर सकता, ठीक है ना। चलो देखो मैं आपको क्या बता रहा हूं, समझो। मैं पहले आपको टॉपिक समझा देता हूं, ये टॉपिक क्या कहना चाहता है पहले मैं आपको वो बता देता हूं, ठीक है। देखिए जरा फोकस करना, मैं यहाँ पे बात करूंगा, सुनो 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 ना, देखो मैं यहाँ पे बात करूंगा शॉपकीपर के बारे में। किसके बारे में बोलो, शॉपकीपर। अच्छा शॉपकीपर छोड़ो, मैं यहाँ पे बात करूंगा प्रणव सर के बारे में। किसके बारे में बोलो, प्रणव सर के बारे में। ओके सर, अब प्रणव सर से मैंने क्या लिया, प्रणव सर से मैंने फोन लिया। बोलो क्या लिया, फोन खरीदा मैंने। प्रणव सर की फोन की शॉप है और उनको मैंने 30,000 रुपए दे दिया। और एमवी सर का बर्थडे आ रहा था तो मैंने एमवी सर को क्या दे दिया, एमवी सर को गिफ्ट कर दिया मैंने, ये फोन गिफ्ट दे दिया, ठीक है ना। ओके सर, फोन बेटा जबरदस्त था, टच स्क्रीन फोन था, बस उसके फोन की टच वो जो स्क्रीन है बस वो काम नहीं करती थी, बाकी फोन जबरदस्त था, नया नया चमकीली, एक नंबर, मजा आ गया, है ना। फोन बढ़िया था, बस उसकी टच स्क्रीन काम नहीं कर रही थी, बाकी सब कुछ, बाकी कोई पंगा नहीं था। इनकमिंग आ भी रहा था, कॉल लगने का सवाल ही नहीं बनता क्योंकि टच स्क्रीन काम नहीं कर रही थी। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, अब एमवी सर जो है ना एकदम गुस्सा आ गए बेटा, समझना बात को। एमवी सर देखो लाल लाल हो गए, गुस्से में आ गए एमवी सर। अब एमवी सर प्रणव सर को यहाँ पे क्या बोलते हैं, प्रणव सर को यहाँ पे बोलते हैं, प्रणव बेटा अब तू गया, नहीं नहीं देख अब तो, अब देख मैं क्या करता हूँ, अब तू गया करके, समझना वो ऐसा एक मीम नहीं है कैसा। तब प्रणव सर से कहते हैं कि देखो देखो ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करो करके, क्योंकि मुझे फोन खराब आया है। मैं आपको एक बात बताऊं, क्या प्रणव सर के ऊपर एमवी सर केस कर सकते हैं क्या बेटा, मैं आपको जवाब दे दूं, नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि आप सोच के देखो ये कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ था, आईजी सर प्रणव सर के बीच में। दूसरा किसके बीच में हुआ था, आईजी सर एमवी सर के बीच में। तो प्रणव सर यहाँ पे गाना गाते हुए करेंगे, क्या बोलेंगे बोलो ना, हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, उसे बोला जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब क्या, जब कॉन्ट्रैक्ट हमारा है तो अंगना हमारा है, तो जो अंगने में है वही एक दूसरे के ऊपर केस कर सकते हैं, इसके अलावा कोई और व्यक्ति केस नहीं कर सकता। दिल से रे हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, ये भी बोला प्रणव सर ने, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, मैंने क्या बताया, समझना। जो पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट है ना वही आपस में एक दूसरे के ऊपर केस कर सकते हैं, यानी कि आईजी सर प्रणव सर के ऊपर केस कर सकते हैं, प्रणव सर आईजी सर के ऊपर केस कर सकते हैं। बाकी और कोई थर्ड पर्सन बाहर का व्यक्ति आके क्या इस मतलब क्या इस कॉन्ट्रैक्ट में केस कर सकता है क्या, नहीं, ये बाहर का व्यक्ति आके इस कॉन्ट्रैक्ट में केस नहीं कर सकता। इसे डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है बोलो, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एमबी सर को बोलेंगे स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर कोई पर्सन स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो केस कर सकता है क्या, नहीं सर वो केस नहीं कर सकता, समझना बात को, है ना। अब ये रूल है बेटा कि जो पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट है वही केस कर सकता है, उसके अलावा कोई और व्यक्ति केस नहीं कर सकता। लेकिन आप जानते हो इस दुनिया में हर एक रूल के एक्सेप्शंस होते हैं और कुछ एक्सेप्शंस अपने को लॉ के अंदर भी दिए गए हैं। और वो एक्सेप्शंस क्या कहते हैं कि कुछ सर्कमस्टांसेस के बारे में बताते हैं जब एमबी सर भी क्या कर पाएंगे, केस कर पाएंगे। कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है जिसमें एमबी सर भी, यानी कि कोई
कोई थर्ड पार्टी भी केस कर सकता है पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट में, उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। समझे क्या? बोलो ना मेरे को जल्दी से, क्या आप लोग इस बात को समझे क्या? हाँ सर एकदम बढ़िया से समझ रहे हैं सारे लोग, बोलो ना हाँ सर समझ रहे करके बोलो जल्दी से, है ना। तो देखो वैसे तो पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट में कोई मतलब पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट ही केस कर सकते हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट जिन लोगों के बीच में वही एक दूसरे के ऊपर केस कर सकते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है जहां पे थर्ड पार्टी भी केस कर सकती है, ऐसा मैंने अभी आपके साथ कहा। देखो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कंसिडरेशन फॉर एन एग्रीमेंट में प्रोसीड फ्रॉम थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी कैन नॉट sue the contract, only a person who is a party to a contract can sue on it, thus except stranger to consideration is valid and is different from stranger to contract। मतलब कुछ एक्सेप्शन है बेटा, जहां पे अगर एक व्यक्ति स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन होता है ना, तो वो व्यक्ति क्या कर सकता है, वो व्यक्ति केस कर सकता है। अब मैं आपको ये एक्सेप्शंस के पूरे रूल यहाँ पे बताने वाला हूं, ये 6 के 6 पॉइंट्स आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूं मैं। सबसे पहला सुनो ना, सबसे पहला क्या है, सबसे पहला इन केस ऑफ ट्रस्ट के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे बोलो? इन केस ऑफ ट्रस्ट के बारे में मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा आपके साथ, ठीक है। तो देखो जो ट्रस्ट है ना, ये जो ट्रस्ट है बेटा, अ बेनिफिशियरी कैन एनफोर्स हिज राइट अंडर द ट्रस्ट although he was not a party to a contract between settler and trustee। आओ मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दे देता हूं, सारे लोग समझना अच्छे से, ठीक है ना। देखो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, यहाँ पे बात करेंगे हम लोग, सुनो ना, यहाँ पे मैं बात करूंगा मेरे बारे में, ठीक है, आईजी सर के बारे में, मेरे बारे में। मैंने क्या किया बेटा, एक ट्रस्ट क्रिएट हुआ और उसका ट्रस्टी कौन है बेटा, उसका ट्रस्टी है यहाँ पे, मान लो ये ईशा जो है ना, ये उसकी ट्रस्टी है, ठीक है। तो मैंने, अब वो ट्रस्ट कौन सा था, एक ऐसा ट्रस्ट था जो ऑर्फन बच्चों के एजुकेशन को कंडक्ट कराता है, और उसका जो ऑफिसर है जो उसका ध्यान रखता है उसे ट्रस्टी बोला जाता है, जो अपने केस में ईशा है, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने ट्रस्टी को पैसे दिया, यहाँ पे 5 लाख रुपए मैंने ईशा को दिया। क्या दिया बोलो? 5 लाख रुपए मैंने ईशा को दिया इस केस में कि तुम क्या कराना ईशा, ये जो ऑर्फन बच्चे हैं ना, ये बच्चों का एजुकेशन करवाना। क्या करवाना बोलो जल्दी से? इन बच्चों का एजुकेशन करवाना, ठीक है। अब जो ईशा है बेटा, ईशा क्या करती है, कहानी की घटना है, काल्पनिक है, वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। ईशा सीए बन जाती है और उसकी शादी आ चुकी है, और ईशा को क्या बनाना है, गहने बनाना है। तो ईशा वो 5 लाख रुपए गहने के लिए यूज कर लेती है। क्या कर लेती है बोलो? गहने के लिए यूज कर लेती है, ये सोच के कि 1-2 महीने बाद में 5 लाख रुपए निकालूंगी बैंक से और डाल दूंगी ट्रस्ट में, कोई पता नहीं चलेगा। मुझे आप एक बात बताइए, यहाँ पे क्या ये जो ऑर्फन बच्चे हैं, क्या ये केस कर सकते ईशा के ऊपर? हाँ ये केस कर सकते। ईशा ये नहीं बोल सकती हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है करके, ऐसा ईशा नहीं बोल सकती। इसे बोला जाता है इन केस ऑफ ट्रस्ट, अगर बेनिफिशियरी जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, वो केस कर सकता है ट्रस्टी के ऊपर, भली कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ हो, सेटलर और ट्रस्टी के बीच में हुआ हो। किसके बीच में हुआ बोलो? सेटलर मतलब आईजी सर और ट्रस्टी यानी कि ईशा के बीच में हुआ, तो भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट, तो भी यहाँ पे इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कौन कर सकता है? बेनिफिशियरी इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कर सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे आ जाता है, ठीक है ना। चलो चलो चलो, उसके बाद देखिए क्या सेकेंड पॉइंट के बारे में बात करूंगा। इन केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे बोलो? फैमिली सेटलमेंट के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे मैं अपनी है ना थोड़ी सी रेगुलर बुक की सहायता ले लेता हूँ, रेगुलर बुक से दनादन आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। 1 मिनट रुको, चलो 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 सर, रेगुलर बुक में मैंने एक्चुअली वो पिक्चर्स वगैरह दे के रखा हूं ना, तो एकदम फटाफट समझ में आ जाएगा आपको, ऐसा है। 1 मिनट रुकना बस, एक कहाँ गया उसे ढूंढो। हाँ ये देखो, सुनो, इन केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट के बारे में बात हो रहा है, सुनना, बात को ध्यान रखना। मैं बात करूंगा किसके बारे में? दादाजी के बारे में, ठीक है ना। तो ये दादा है बेटा, ये उनका बेटा 1 है, ये उनका बेटा 2 है, और ये उनका बेटा 3 है। बेटा 1 की कौन है? ये उनकी बहू 1, ये है उनकी बहू 2, और ये है उनकी बहू 3 है, ठीक है ना। ओके, अब दादाजी ने क्या किया, जितने भी दादाजी के पास प्रॉपर्टी थे उसका सेटलमेंट कर दिया, उसका बंटवारा कर दिया। कह दिया कि नागपुर की प्रॉपर्टी किसके पास होंगी? बेटे 1 के पास होंगी। मुंबई की प्रॉपर्टी बेटे 2 के पास होंगी, और दिल्ली की प्रॉपर्टी बेटे 3 के पास होंगी। अभी सब लोग ये हम साथ साथ है की तरह बेटा कहाँ पे रहते हैं? नागपुर की प्रॉपर्टी में रहते हैं।
अब होता क्या है, एक दिन बेटा दुखद समाचार हो जाता है और दादाजी इस दुनिया में नहीं रहते हैं, ठीक है। कुछ समय बाद ये जो बेटा वन है ना, ये बेटा वन भी इस दुनिया में नहीं रहता है, समझिए आप बात को। तो सवाल बनता है कि जो ओरिजिनल एग्रीमेंट बना था नागपुर, मुंबई और दिल्ली का, जो इन चारों के बीच में हुआ था, क्या उस कॉन्ट्रैक्ट को, उस फैमिली सेटलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स को ये बहू वन एनफोर्स कर सकती है क्या? तो मैं आपको जवाब दे दूं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर सकती है। तो अगर कोई फैमिली सेटलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और वो फैमिली सेटलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट आपने राइटिंग में किया है, कैसा किया है बोलो, आपने राइटिंग में किया है, तो उसको कोई और फैमिली मेंबर भी एनफोर्स करा सकता है, बिल्कुल बिल्कुल एनफोर्स करा सकता है। समझ लो आप बात को, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे एनफोर्स किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे क्या, इन केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट इफ टर्म्स ऑफ द सेटलमेंट आर रिड्यूस्ड इनटू राइटिंग, मतलब आपने राइटिंग में करा, तो जो मेंबर्स ऑफ फैमिली है ना, जो भली ओरिजिनली पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट नहीं थे, पार्टीज टू द सेटलमेंट नहीं थे, जैसे बहू वन, बहू टू, बहू थ्री, ये ओरिजिनल पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट नहीं थे, फिर भी क्या ये सेटलमेंट करा सकते हैं क्या? हाँ सर, बिंदास बिंदास करवा सकते हैं। ओके सर, पहला हुआ, दूसरा हुआ, तीसरे के पॉइंट के ऊपर चलूंगा मैं। इन केस ऑफ सर्टन कॉन्ट्रैक्ट, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स और अरेंजमेंट, है ना। अब देखो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट एंड अरेंजमेंट के बारे में बात करेंगे बेटा। अब यहाँ पे देखो, कहानी की सारी घटनाएं काल्पनिक है, इसका वास्तव जीवन से कोई संबंध नहीं है, वास्तव जीवन से संबंध पाया गया तो मात्र संयोग कहा जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे एक है बेटा, यहाँ पे शराबी पति, कौन है बोलो जल्दी से, एक है यहाँ पे शराबी पति। अब ये शराबी पति है ना, अपने बीवी को बहुत ज्यादा परेशान करता है, ये बहुत ज्यादा परेशान करता है, हिंदी फिल्मों की तरह बेटा आता है और बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है बीवी को। अब ये जो बीवी के फादर है ना, उनसे ये चीज देखी नहीं गई और वो क्या कहते हैं, और वो शराबी पति के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि अगर तुमने इसके बाद मेरी बेटी को परेशान किया तो पर परेशानी मैं तुमसे 1 लाख रुपए लूंगा, पर परेशानी 1 लाख रुपए तुम्हें देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, और किसको देना पड़ेगा, बेटी को देना पड़ेगा, ठीक है ना। अब कुछ समय बाद बेटा यहाँ पे फादर नहीं रहे, क्या नहीं रहे बोलो जल्दी से, फादर नहीं रहे। बेटा समझो, जो फर्स्ट टाइम मेरे को यूट्यूब पे देख रहे हैं, आप ऐसा मत समझना क्या दानव इंसान है करके, क्या बका बका आदमियों को मारता है, ऐसा मत समझना मेरे को, मैं बहुत अच्छा हो रहे दिल का, वो तो मैं कंसेप्ट आपको एक झटके में समझाने के लिए थोड़े से हार्श एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बाकी मैं ऐसा दिल का बहुत साफ हूं, है ना, बाकी मेरे मन में कोई खोट नहीं है, मैं बस ऐसा एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, ठीक है। ये नहीं तो बोलेंगे बहुत ही हो गया, ये तो मतलब कुछ भी कर रहा है करके, है ना। फिर कुछ लोग अलग ही आके ज्ञान देते वहां पे क्लास में, सर यू शुड बी ऐसा क्या, यू शुड बी लिटिल बिट सॉफ्ट हार्ट, और क्या क्या करते रहते, फिर चिमटा काटेंगे उसमें, ऐसा करेंगे कुछ, तो भी अरे भैया मत कर रहे, फिर ऐसा करेंगे, कुछ नहीं, है ना, मैं एकदम बढ़िया, एकदम नॉर्मल, है ना। चलो सर, बस एग्जाम्पल है कंसेप्ट समझने के लिए, बाकी तो और कुछ नहीं बेटा, बाकी मन में कुछ भी नहीं यहाँ पे, है ना। आओ सर देखो क्या, आओ सुनो ना। तो फादर, अब यहाँ पे क्या हुआ, अब कुछ समय बाद मैंने क्या कहा, फादर नहीं रहे, ओ माय गॉड फादर नहीं रहे। अब वही शराबी पति का फिर से चालू हो गया बेटा, क्या हो गया बोलो ना जल्दी से, ये शराबी पति का फिर से वही चीजें चालू हो गई, है ना, हाँ तमाशे। तो अगले दिन बीवी बोलती है लाओ 1 लाख रुपए प्रति परेशानी, क्या बोला बोलो, लाओ 1 लाख रुपए प्रति परेशानी करके, बराबर ना, ये सब, है ना। अब यहाँ पे शराबी पति क्या कहता है, अरे मेरा वो कॉन्ट्रैक्ट तो फादर के साथ हुआ था, हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है करके, ऐसा कौन कहता है, ऐसा शराबी पति कहता है। मुझे जरा आप एक बात बताइए, क्या शराबी पति ऐसा बोल सकता है क्या? नहीं सर, नहीं बोल सकता, क्योंकि देखो क्या कहता है यहाँ पे, इन केस ऑफ सर्टन मैरिज कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट, अगर आप प्रोविजन करके रखते हो फॉर द बेनिफिट ऑफ द पर्सन, तो ही में फाइल अ सूट दो इज नॉट अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट। मतलब क्या बोला गया, भली वो बीवी बेटा पार्टी टू एग्रीमेंट नहीं थी, लेकिन अगर कोई प्रोविजन क्रिएट करके रखा है उसके लिए, जैसे 1 लाख रुपए का प्रोविजन क्रिएट करके रखा है, तो वो क्या केस कर सकती है क्या? अरे बिंदास कर सकती है, सवाल ही नहीं बनता। क्या कहा मैंने, बोलो जल्दी से, बिंदास वो यहाँ पे कर सकती है क्या? यस सर, केस कर सकती है। चलिए सर नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलेंगे, फोर्थ पॉइंट के ऊपर मैं बात करूंगा यहाँ पे, ठीक है ना। देखो यहाँ पे इन केस ऑफ असाइनमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, बोलो जल्दी से, इन केस ऑफ असाइनमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ओके सर, कॉन्ट्रैक्ट का असाइनमेंट का मतलब क्या होता है? What is meant by कॉन्ट्रैक्ट का असाइनमेंट? असाइनमेंट का मतलब होता है कि आपने किसी को अपने राइट्स असाइन कर दिए। क्या कर दिए बोलो, आपने राइट्स असाइन कर दिए करके। जैसे देखो मैं आपको एग्जांपल दूंगा, मान लो मैंने क्या किया, मैंने एमवी सर से बेटा 1 लाख रुपए की उधारी लिया। क्या लिया बोलो जल्दी से, एमवी सर से मैंने 1 लाख रुपए लिया, ठीक है ना। ओके, और मैंने क्या किया था, मैंने पीपी सर को 1 लाख रुपए दिया था।
मैंने पीपी सर को कितने रुपए दिया, 1,00,000 रुपए दिया। तो टेक्निकली अब क्या बनता है यहाँ पे, टेक्निकली ऐसा बनता है कि मेरे को पीपी सर से लेना है, एमवी सर को देना है, बराबर ना। पीपी सर से पैसे लूंगा 1,00,000 रुपए और एमवी सर को देना है। मैं एमवी सर को क्या कर देता हूं, मेरा ये जो राइट है ना पीपी सर से पैसे लेने का, इसको असाइन कर देता हूं। क्या कर देता हूं, बोलो, असाइन कर देता हूं। कभी भी राइट्स ही असाइन होते हैं, लाइबिलिटीज असाइन नहीं होती। लाइबिलिटीज असाइन होती तो मैं आज बेटा 1 करोड़ का लोन लेके आप सबको असाइन कर दूंगा लाइबिलिटीज, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो केवल और केवल राइट्स असाइन होते हैं। तो मैंने जो पीपी सर से 1,00,000 रुपए लेने का राइट था वो मैंने एमवी सर को दे दिया, असाइन कर दिया। तो एमवी सर जब मांगने जाते पीपी सर से 1,00,000 रुपए, तो पीपी सर बोल सकते हैं क्या, दिल से रे मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है करके, नहीं बोल सकते बेटा। असाइनमेंट के अंदर थर्ड पर्सन जिसको राइट असाइन किया है ना, वो भी इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कर सकता है क्या, हाँ सर वो भी इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कर सकता है। इस बात का ध्यान रखेंगे क्या, हाँ सर इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। चलो सर जल्दी जल्दी बोलो, क्या आप इस बात को समझ गए, बोलो 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 मुझे जल्दी से, है ना। यस सर एकदम बढ़िया से समझ गए करके, ठीक है। चलो अब देखो फिर आता है एक्नॉलेजमेंट और एस्टॉपल के बारे में। किसके बारे में, बोलो, एक्नॉलेजमेंट और एस्टॉपल के बारे में यहां पे बात की जा रही है। सर एक्नॉलेजमेंट और एस्टॉपल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जब आप सामने वाले व्यक्ति को एक्नॉलेज करते हो, बताते हो, किसी फैक्ट को एग्री करते हो, तो कल चल के आप मुकर नहीं सकते। यानी कि अब आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ठीक है। देखो बेटा, तेजस सर और मैं है ना कहाँ गए थे, तेजस सर और मैं गए थे मुंबई में मैराथन के लिए, ठीक है, गए थे। अब क्या हुआ, फिर अब मेरा मैराथन कंप्लीट हो गया पहले दिन, तो मैं आ रहा था नागपुर। मैं क्या आ रहा था, बोलो जल्दी से, मैं आ रहा था नागपुर, ओके। अब जिस दिन मैं आ रहा था बेटा, उसी दिन क्या था, तेजस सर की एनिवर्सरी थी। और तेजस सर कहाँ पे, तेजस सर मुंबई में, है ना। मैम का फोन आया तेजस सर को चिल्लाते हुए, तेजू ये क्या कर रहे हो करके, तुम कहाँ हो करके, अभी कोई समय है वहां पे मैराथन वगैरह लेने का, समझो यहाँ पे, है ना। तो ऐसे केस में बहुत चिल्लाया बेटा तेजस सर को, ओहो हो बहुत चिल्लाया। मैंने कहा भी, मैंने तेजस सर को थोड़ा सा आश्वासन दिया, कुछ बात नहीं, कोई घबराने की बात नहीं है, अपना घर है, ऊपर एक छोटा सा कमरा भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोला 2-4 दिन अगर बाहर निकाला भी तो है, बोला अपन बचाने के लिए है ना। संकट की स्थिति में मैं काम नहीं आऊंगा तो कब काम आऊंगा बताओ जरा मेरे को, है ना। आ जाए, ज्यादा नहीं, 20-25 हजार रुपए दे देना, और कुछ नहीं, है ना। खैर चलो, अब हुआ क्या, तो फिर यहाँ पे तेजस सर सोचे क्या करूं क्या करूं क्या करूं। फिर तेजस सर को आइडिया आया। तेजस सर का कहना था एक काम करता हूं ना, एक काम करता हूं, 10 लाख रुपए का एक हार बढ़िया से क्या कर देता हूं, गिफ्ट कर देता हूं, किसको, मैम को, ठीक है ना। तो तेजस सर मुंबई में गए, हार खरीदे और वो हार को मुझे दे दिया, मुझे असाइन कर दिया वो चीज, ठीक है ना। मैंने मैम को कहा, अरे मैम वो तेजस सर ने आपका गिफ्ट भेजा है, वो हार है ना डायमंड का, वो भेजा है करके, मैं लेके आ रहा हूं करके, मैं लेके मुंबई आ रहा हूं, ठीक है ना। बाद में फिर क्या, फिर तो ऑटोमेटिकली तेजस सर को माफी मिल गई। एग्जाम्पल है बेटा ये, यहाँ पे है ना, समझना, ठीक है। आओ एग्जाम्पल बना रहा हूं मैं आपको, नहीं तो आप तेजस सर को जाके बोल रहे हैं क्या सर 10 लाख, हाँ मजे ही मजे। आओ सुनो, तो यहाँ पे अब देखो क्या होता है, अब मैं नागपुर आ जाता हूँ बेटा, उसके बाद मैम मेरे को फोन कर रही, मैं मैम का फोन ही नहीं उठा रहा। कौन मैम, कौन तेजस सर, है ना, समझिए आप, तो मैं यहाँ पे फोन ही नहीं उठा। और मैम बोलती है वो हार देना जो तेजस सर ने दिया। मैंने कहा ये क्या बात होगी, तेजस सर और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है करके मैं मैम को बोल रहा। मैम ने बोला अच्छा हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम, अब तुम्हारे अंगने में ही तेजस सर दिखेंगे, रुको जरा तुम, है ना। तो अब सोच के देखिए, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट मैम भी एनफोर्स करवा सकते हैं क्या, बिल्कुल बिल्कुल एनफोर्स करवा सकते हैं। यहां ये नहीं चलेगा, बोलो जल्दी से, यहां ये नहीं चलेगा बेटा, क्या नहीं चलेगा कि हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, ना 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 ना, ये सब नहीं चलेगा। पता चला मेरी ही अंगने में रहने की बारी आ गई। मैम ने फोन किया इधर, और इधर ने बोले अच्छा हार बोले दूसरों के, मुझे बोलेंगे तुमने हार नहीं लाया, देखो उन्होंने हार लाया करके, अरे भाई साहब उससे अच्छा दे दो भैया, दे दो, है ना। चलो तो ये क्या हुआ बेटा, बोलो जल्दी से, ये क्या हुआ, यहाँ पे अगर मुझे कोई चीज असाइन होती है और मैं उसको एक्नॉलेज कर देता हूं, तो मैं एक बात समझ लीजिए कि मैं एजेंट के तौर पर काम कर रहा हूं तेजस सर का, तो मुझे क्या वो देना पड़ेगा। और सामने वाला व्यक्ति, बोलो ना जल्दी से, क्या सामने वाला व्यक्ति इसको एक्सेप्ट कर सकता है क्या, बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है। किंग गेमिंग वाइट, ये तू कब से स्पैम कर रहा है, शुरुआत में क्लास से बेचारा, हमारा आधा चैप्टर हो गया यहाँ पे, तुम्हारा स्पैम ही खत्म ही नहीं हो रहा। मैं फिर भी जवाब नहीं दूंगा तुम्हारे इसका, लास्ट में जवाब दूंगा मैं तुम्हारे इसका, है ना। आओ, क्योंकि तुम इररिलेवेंट क्वेरी पूछ रहे हो, इसलिए कोई रेलेवेंट होता ना मैं दे देता, ठीक है। आओ सुनो सुनो सुनो, आ जाइए सर, आओ ध्यान दो। उसके बाद देखो और क्या,
देखो रीड कराता हूं, वेयर द प्रोमिसर by his conduct acknowledges himself as an agent, क्या बोला गया बोलो जल्दी से, as an agent of the third party, it would result into binding obligation towards third party। तो क्या बोला यहाँ पे, it would, सुनो ना बात को, ये बाइंडिंग ऑब्लिगेशन होता है थर्ड पार्टी के टुवर्ड्स, मतलब मैम के टुवर्ड्स मेरा ऑब्लिगेशन यहाँ पे आता है क्या, बिल्कुल बिल्कुल आ जाता है। ठीक है, चलिए सर नेक्स्ट वाले केस के ऊपर चलेंगे, सारे लोग ध्यान दीजिए, देखिए क्या बोला है यहाँ पे, है ना। अब मैं यहाँ पे क्या कहूंगा, बोलो 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 जल्दी से। अब मैं 6 पॉइंट के ऊपर चलने जा रहा हूं, इन केस ऑफ एन कन्वेंट रनिंग विद द लैंड के बारे में बात करेंगे। कन्वेंट रनिंग विद द लैंड का मतलब होता है कंडीशन अटैच्ड विद द लैंड। क्या मतलब होता है बोलो, कंडीशन अटैच विद द लैंड यहाँ पे बोला जाता है। सारे लोग ध्यान दीजिएगा जो मैं कह रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, देखो ये है बेटा मेरा घर, क्या है बोलो जल्दी से, ये है मेरा घर, ठीक है ना, ओके। ये ऐसा 1 किलोमीटर तक फैला हुआ है पूरा, ठीक है, ओके। अब क्या हो रहा था, ये रोहित को है ना बेटा, रोहित यहाँ पे रहता है, यहाँ पे रोहित ही रहती है, तो रोहित को मिलने के लिए ऐसा पूरा घूम के आना पड़ता था। आप समझ रहे क्या, लगभग लगभग समझ लीजिए ना 2 किलोमीटर का फेरा हो रहा था रोहित के लिए। रोहित ने मोदी जी से अर्जी डाली और बोला कि एक रोड ऐसा बना दो ना करके, पुल वुल बना दो ना, बहुत पुले बना रहे, एक ये भी करो ना, एक ऐसा रोड बनाओ ना। मोदी जी ने मुझसे बात किया और कहा कि हम यहाँ से एक रोड ले जाना चाहते हैं। मैंने कहा बिंदास लेके चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोदी जी ने यहाँ पे क्या लेके चले गए, पुल, यहाँ पे ऐसा एक रोड लेके चले गए रोहित जैसे आशिक के लिए। ओके सर, बहुत बढ़िया। तो मतलब क्या हो गया, मेरी जो लैंड है इसके ऊपर कंडीशन अटैच हो गई बेटा। क्या हो गई बोलो, कंडीशन अटैच हो गई। अब मैंने सोचा, अब कुछ साल बाद मैंने सोचा बस बहुत हुआ करके ये मोह माया, सब कुछ छोड़ छाड़ के चलो गोवा, है ना, मैंने सोच लिया। तो मैं इस प्रॉपर्टी को किसको बेच देता हूं, मानसी को बेच देता हूं। और मानसी क्या करती है, मानसी आते बराबर बेटा इस रोड के ऊपर बैरिगेट लगा देती है। क्या लगा देती है, बैरिगेट की। बोले आज से ये जो कॉन्ट्रैक्ट था ये मोदी जी और आईजी सर के बीच में हुआ, कौन मोदी जी कौन आईजी सर, अब तो ये प्रॉपर्टी मेरी है, तो मेरी यहाँ पे चलती रहेगी करके। रोहित बेटा समझना, रोहित गुलाब का गुलदस्ता ले जाने वाला था, पर गर्मी इतनी थी, रोहित जब तक ऐसा घूम के गया ना, गुलाब पूरे मुरझा गए बेटा। अब वो रोहित ने वही गुलाब से रोहित को बहुत धोया। अब ऐसे केस के अंदर आप सोच के देखो, रोहित ने कहा आता माझी सटक ली, और रोहित यहाँ पे केस करना चाहता था मानसी के ऊपर कि इस दरवाजे को खोलो। क्या रोहित यहाँ पे केस कर सकता है, रोहित तो थर्ड पार्टी है, रोहित छोड़ो मानसी खुद थर्ड पार्टी है। तो यहाँ पे लॉ ने क्या बोला है, लॉ ने बोला है कि अगर कुछ लैंड के ऊपर कंडीशन अटैच होती है और आप अगर उसको ट्रांसफर करते हो उस लैंड को, तो ऑब्वियसली बात है कंडीशंस भी साथ में ट्रांसफर होती है। तो वो कंडीशन को एनफोर्स करने के लिए कोई थर्ड पार्टी भी मतलब ये कर सकता है क्या, एनफोर्स मतलब लीगली यहाँ पे केस कर सकता है क्या, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे कर सकता है। ऐसा पॉइंट यहाँ पे बोला गया क्या, बिल्कुल बिल्कुल बोला गया। देखो यहाँ पे, द पर्सन हु परचेसेस द लैंड मानसी with a notice that owner is bound by certain duties affecting the land, तो conveyant running with the land may be enforced by the successor of the seller। तो सिंपल सी बात है, जो successor of the seller है वो उसको enforce कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, देखो मिस्टर ए है ना बेटा, इसके पास 10 एकड़ जमीन है। क्या है बोलो, 10 एकड़ जमीन है। इसने जब इसको बी को बेचा ना, तो बोला था कि 9 एकड़ जो इसमें जमीन है ये बिल्कुल फ्री टू यूज है, और जो 1 एकड़ जमीन है ना, इस पे तुम जो भी कंस्ट्रक्ट करना चाहते हो करना, लेकिन तुमको क्या लगेगा, तुमको लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए की परमिशन लगेंगी। क्या लगेंगी बोलो, परमिशन लगेंगी। ऐसा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में बोला गया था। ओके, अब होता क्या है, मिस्टर ए की डेथ हो जाती, मिस्टर बी कंस्ट्रक्ट करना चालू करता है, वो पूरे 10 एकड़ पे कंस्ट्रक्ट करना चालू करता है। तो आपको सवाल पूछेंगे, क्या मिस्टर बी को रोका जा सकता है इस 1 एकड़ पे लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए के द्वारा? तो आपका जवाब होगा हाँ, रोका जा सकता है करके। क्या होगा आपका जवाब बोलो, यस, रोका जा सकता है करके। समझे क्या? एक केस लॉ है बेटा, सोहनलाल वर्सेस मोहनलाल का केस लॉ है आपके क्वेश्चन बैंक के अंदर, तो उसमें यही चीज यहाँ पे बोली गई है। ठीक है ना, चलिए सर आगे बढ़ू क्या मैं, बोलो ना जल्दी से। यस सर, कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड थ्रू एन एजेंट। अब तो आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है बेटा एजेंसी का। सर प्रिंसिपल के बिहाफ में अगर एजेंट कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है, मुझे जरा बताना, सारे लोग बताना। सर एक होता है प्रिंसिपल, एक होता है एजेंट। सर एजेंट अगर थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है, तो इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या प्रिंसिपल एनफोर्स कर सकता है क्या? जरा बताइए मुझे, क्या इस कॉन्ट्रैक्ट को प्रिंसिपल एनफोर्स कर सकता है? बिल्कुल
बिल्कुल एनफोर्स कर सकता है, इस बात का ध्यान रखना। यस, बिल्कुल बिल्कुल एनफोर्स कर सकता है, मतलब इसमें कुछ भी कम ज्यादा हुआ तो प्रिंसिपल केस कर सकता है यहाँ पे थर्ड पार्टी के ऊपर में। थर्ड पार्टी ये नहीं बोल सकता मेरा तो एजेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसा थर्ड पार्टी नहीं बोल सकता। समझ में आ रही है पूरी बातें? जल्दी जल्दी लाइक करते हुए चलो यार, अगर आपको बात समझ में आ रही है तो, है ना? यस, ओके सर। अब क्या है, बस अब आखिरी पेज अपना बचा हुआ है बेटा, बाकी तो फिर क्या ये यूनिट खत्म अपना, फिर उसके बाद कल यूनिट नंबर 3 चालू करेंगे फिर, है ना? आ जाओ यहाँ पे। सर मानसी को वो पुल करना पड़ता है, हाँ मानसी को हटाना पड़ेगा बैरिकेड्स बेटा, ठीक है? चलिए सर और बताइए। हाँ चले आगे बढ़ेगा। आ जाओ सर, ब्रेक वेक नहीं लेंगे, फटाफट फिनिश करें। आज क्या ब्रेक लेना रे, कैसी बातें करते तुम? अच्छा, जितने भी हमारे जो एग्जाम ओरिएंटेड बैच के स्टूडेंट्स हैं, जो रेगुलर स्टूडेंट्स है बेटा, आप इसको भली इसको देख रहे हो पर आपने अल्टीमेट सीए का सब्सक्रिप्शन ले लिया था, तो उसके अंदर मैंने आखिरी 18 लेक्चर्स में, है ना, मैंने क्वेश्चन एंड आंसर्स की राइटिंग प्रैक्टिस कराया हूँ। वो देखो, मैं यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर भी डिस्कस करूंगा, लेकिन वहां पे बहुत सारे डिस्कस है, अपन ने पूरी क्वेश्चन बैंक को डिस्कस किया हुआ, वहां पे डिस्कस किया, लिखाया, सब कुछ कराया वहां पे मैंने। तो एक बार याद से आपको जाके देखते रहना है, ठीक है ना? तो याद से जाना, उन क्वेश्चंस को देखना, याद से जाना, उन क्वेश्चंस को देखते हुए चलना। जिन्होंने साथ में कर लिए बहुत अच्छी बात है, यू आर द बेस्ट। लेकिन जिन्होंने नहीं किए, वैसा वहां पे एकदम बहुत ही ज्यादा डिटेल में, वो 20 घंटे के आसपास के पूरे सेशन से 20 से 22 घंटे में, जिसमें मैंने पूरे क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्रैक्टिस आपको करवाया था। बहुत सारे बच्चों ने अलग से भी उसको बाय किया था ultimatecA.com से, तो आपको भी वो पूरे सेशंस दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है? चलिए सर आ जाओ, आओ आओ। कितने बार क्या करना चाहिए? एक बार आपने किया, उसके बाद आपने सेल्फ करना है बेटा। अपने को सिर्फ अंडरस्टैंडिंग, देखो समझो, मेरे 1000 बार भी क्वेश्चन सॉल्व करवाने से आपको मार्क नहीं मिलेंगे, पर आप एक बार भी सॉल्व इज्जत से करोगे, आपको मार्क मिलेंगे, है ना? तो खुद से आपने एफर्ट देना है। आज वैसे मैं आपको होमवर्क देने वाला हूं बेटा, जहां पे आप लिख के भी आएंगे कैसे आपने लिखना है, ठीक है? चलो और डिस्कस करेंगे, एंड में डिस्कस करते हैं, ठीक है? आओ अभी अभी देखो सर, वैलिडिटी ऑफ एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। मुझे बताइए सर, जरा समझ लो ना सर, सेक्शन नंबर 10 के अंदर कंसिडरेशन एक असेंशियल एलिमेंट होता था। सर अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बना है और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंसिडरेशन नहीं है, क्या नहीं है बोलो? कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंसिडरेशन नहीं है, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहने वाला है क्या? जरा बताओ, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा क्या? नहीं सर, ये वैलिड नहीं रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलो? कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। याद करना, ऑल एसेंशियल एलिमेंट्स मस्ट प्रेजेंट इन द कॉन्ट्रैक्ट, तब जाके वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है? लेकिन इस रूल के रिगार्डिंग कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब क्या है कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में भली कंसिडरेशन नहीं है, क्या कहा मैंने बोलो? आपके कॉन्ट्रैक्ट में भली कंसिडरेशन नहीं है, फिर भी वो क्या है? फिर भी वो वैलिड है। सभी लोग बताना, फिर भी वो क्या है? फिर भी वो वैलिड है, ऐसा इसका मतलब बोला गया है। मतलब सर, दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, उसके अंदर कंसिडरेशन मौजूद नहीं है, फिर भी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं ना, उसके रिगार्डिंग अपन लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। आपको अगर आपको सारी चीजें समझ रही है बेटा, आप लाइव देख रहे हो या रिकॉर्डेड देख रहे हो, जरूर से एक लाइक करना। आपके एक लाइक से, आपके एक कमेंट से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, और ऐसे अमेजिंग अमेजिंग सेशन प्लान करने की फिर इच्छा होती है ना? तो जरूर से आप लाइक कीजिएगा यहाँ पे, और बाद में लेक्चर खत्म होने के बाद कमेंट में बताना आपको कैसा लग रहा है, आपको स्पीड कैसी जा रही है करके, क्या आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं क्या? देखो, मेरा काम होता है क्लास के फ्लो के साथ साथ पढ़ा देना, है ना? और मैं क्लास में कमेंट्स नहीं देख सकता हूँ, लेकिन क्लास होने के बाद मैं जब जाता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है, मैं नीचे कमेंट्स वगैरह रीड कर सकता हूँ, है ना? तो आप वो जरूर से बताइएगा मेरे को बाद में, ठीक है? देखो यहाँ पे सर, एग्रीमेंट्स मेड विदाउट कंसिडरेशन, ऐसे एग्रीमेंट जो विदाउट कंसिडरेशन है वो वॉइड होते हैं, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है बेटा। एक्सेप्शन मतलब क्या? नो कंसिडरेशन फिर भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्या कहा मैंने बोलो? फिर भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, फिर भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? पहला देखिए, क्या पहला, अगर मैं बात करूं आपके साथ नेचुरल लव एंड अफेक्शन के बारे में, पहला पॉइंट बोला जा रहा है सर, अगर पार्टीज, अगर समझो ना, अगर दो पार्टीज है बेटा जिनके बीच में नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, तो ऐसे केस में वहां पे कंसिडरेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती। विदाउट कंसिडरेशन भी वो कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल बिल्कुल वैलिड होता है,
ठीक है ना? ओके सर, जैसा बताइए सर। मैं अगर कहूँ आपके साथ में विक्रम के बारे में बात करूंगा, कहानी की घटना है, काल्पनिक है। विक्रम ने विक्रमी से क्या कहा? विक्रम ने विक्रमी कौन है बेटा? विक्रमी यहाँ पे वाइफ है विक्रम की, ठीक है ना? विक्रम ने विक्रमी से कहा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, मैं बताओ मैं प्यार को प्रूव करने क्या करूं करके। विक्रमी ने कहा एक काम करो, मुझे तुम सोने का सेट दे दो। तो यहाँ पे बोल दिया गया कि ओके, गोल्ड का सेट तुम्हें दे दिया जाएगा। कितने तोले का? 10 तोले का गोल्ड के सेट हम लोग तुमको दे देंगे करके, ऐसा विक्रम ने कहा विक्रमी से, ठीक है ना? अब विक्रमी को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था बेटा। विक्रमी का कहना था ये मेरा विक्रम हो ही नहीं सकता, ऐसे कहते हाँ बोल दिया इसने एक बार में। तो विक्रमी ने निकाली एक स्टैम्प पेपर और उस पे क्या किया, उसमें राइटिंग में ये कॉन्ट्रैक्ट कराया। क्या किया? राइटिंग में कराया, पूरा कॉन्ट्रैक्ट लिखा बेटा। और इसको मैं बताऊं आपको, और इसको साइन करवाया, इसको रजिस्टर्ड कराया कोर्ट, इसको रजिस्टर्ड कराया बेटा कहां पे? गवर्नमेंट के पास जाके इसको रजिस्टर भी कराया, ठीक है? तो कल चल के विक्रम ऐसा नहीं बोल सकता कि अरे विक्रमी तो मुझे कोई कंसिडरेशन दी नहीं, तो मैं उसे 10 तोले का सोने का हार क्यों दूं करके, ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, ऐसा नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता? ये एक्सेप्शन है। देखो नेचुरल लव एंड अफेक्शन बेटा यहाँ पे, तो अगर ये देखो मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन बिटवीन द पार्टीज, पार्टीज नियर रिलेशनशिप में होना चाहिए बेटा। हस्बैंड एंड वाइफ नियर रिलेशन हुआ यहाँ पे, है ना? समझना बात को, हस्बैंड एंड वाइफ क्लोज बोलने के लिए, मतलब नहीं वैसे भी क्लोज रिलेशनशिप हुआ यहाँ पे, समझिए आप बात को, है ना? ये अच्छा सर मुझे बताइए, ये आजकल के चुन्ना चुन्नी बेटा एक दूसरे को वादा करते, अरे वो नियर रिलेशनशिप नहीं होता। नियर रिलेशनशिप का अर्थ होता है कि कोई ना कोई सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप में होना चाहिए। फादर एंड सन हुआ, मदर एंड सन हुआ, और फिर उसके बाद यहाँ पे हस्बैंड एंड वाइफ हुआ। आप समझ रहे बात को? ऐसा यहाँ पे बोला गया। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कैसा होना चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे राइटिंग में भी होना चाहिए, इसके अलावा ये रजिस्टर्ड होना चाहिए लॉ के अंदर। तो जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, तो हम लोग कहते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वैलिड होता है, ठीक है ना? तो देखो, अ रिटन एंड रजिस्टर्ड एग्रीमेंट बेस्ड ऑन नेचुरल लव एंड अफेक्शन बिटवीन द पार्टीज जो नियर रिलेशन में है, क्या वो एनफोर्सेबल होता है? बिल्कुल एनफोर्सेबल होता है। सर मान लो दो हस्बैंड एंड वाइफ है जिनके बीच में बेटा डिवोर्स हो रहा है, और वहां पे ये वादा किया जा रहा है कि मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा या मैं तुम्हें ऐसा करूंगा, हाँ, और समझ रहे आप बात को, विदाउट कंसिडरेशन, तो वो एनफोर्सेबल कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा नहीं हो सकता। वो समझना बात को, वो एनफोर्सेबल कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पे क्या नहीं है बेटा? वहां पे नेचुरल लव एंड अफेक्शन नहीं बचा। आप समझ रहे बात को? नहीं बचा। सर फिर वो जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वो जो जिसमें दिया जाता है एलिमनी वगैरह, वो समझना कुछ नहीं करने के लिए दिया जाता है, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, मैं तुम्हारी वाइफ नहीं रहूंगी उसके लिए तुम पैसा दो करके, ऐसा बोल रहा है वहां पे, समझ गए? तो एग्जाम्पल, मैं फिर से बेटा मैं बहुत अच्छे दिल का आदमी हूं, मैं खराब नहीं हूं, बस आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, क्योंकि आपके माइंड में ऐसे थॉट्स आते डरावने वाले, और आप मेरे को वहां पे डालते फिर वो मैसेज में, और वो सुनने में के आंसर देने में बड़ा डर लगता है। तो मैंने यहाँ पे मैंने सोचा क्यों ना इसी में बता दूं करके, है ना? चलो सर समझे क्या? बोलो 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 जल्दी से, है ना? चलिए सर आ जाओ यहाँ पे, ध्यान दो। अब क्या, अब उसके बाद आता है यहाँ पे कौन सा? कंपनसेशन फॉर पास्ट वॉलेंटरी सर्विसेज। अब बहुत से लोगों का कहना है सर ये डोमेस्टिक है फिर भी एनफोर्सेबल है, फिर भी एनफोर्सेबल है, क्योंकि ये एक्सेप्शंस आ गए, है ना? समझना, जब जब ये एक्सेप्शंस आएंगे तो बिल्कुल बिल्कुल ये एनफोर्सेबल बनने वाला है। एक बेटा वो लाली वाला, एक रमेश और लाली वाला एक केस लॉ था, इंस्टीट्यूट ने उसका आंसर गलत दिया था, वो मैं आपके साथ जरूर से डिस्कस करूंगा एक आधे इसमें, ठीक है? देखो, कंपनसेशन फॉर पास्ट वॉलेंटरी सर्विस, जैसे देखिए मैं अगर बात करूं आपके साथ, वो याद करना, मैंने आज जो आपको एग्जांपल दिया था, कौन सा एग्जांपल? वो खिड़की वाला, विंडोज वाला एग्जांपल बेटा। यहाँ पे बिल गेट्स आए थे और मैंने उनके बेटी को बचाया था, बेटी को बचाने के बाद उन्होंने मुझे वादा किया पैसे देने का। तो टेक्निकली स्पीकिंग जब वो मुझे वादा दे रहे हैं बेटा कंसिडरेशन पे करने का, वो मुझे जब 10 करोड़ रुपए पे कर रहे हैं कंसिडरेशन, तो उस समय मैं उनको बदले में कोई कंसिडरेशन दे रहा हूं क्या? नहीं, मैं तो पहले दे चुका। अब समझना, मैं तो पहले सर्विसेज को परफॉर्म कर चुका, पर उस समय मुझे नहीं पता था मुझे कंसिडरेशन मिलेगा। तो एज ऑफ नाउ इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं उन्हें कोई कंसिडरेशन नहीं दे रहा हूं, वो मुझे वादा कर रहे हैं कोई पास्ट एक्टिविटी को कंसिडर, पास्ट एक्टिविटी के लिए पैसा पे करने के लिए। तो ये भी क्या वैलिड होता है क्या? ये भी बिल्कुल बिल्कुल वैलिड होता है, इस बात का ध्यान रखना। क्या कहा मैंने? बोलो जल्दी से। ये भी बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे वैलिड रहता है, ठीक है? देखो, द फॉलोइंग आर द एसेंशियल फैक्टर्स मस्ट एग्जिस्ट, देयर शुड हैव बीन सर्विसेज वॉलेंटरीली रेंडर हुआ। वॉलेंटरी का मतलब होता है दिल से रहे,
सर्विसेज जो है बेटा ये प्रोमिसर के लिए रेंडर हुई थी, फिर प्रोमिसर भी वहां पे होना चाहिए, बिल गेट्स था वहां पे मौजूद, और प्रोमिसर के पास यहाँ पे इंटेंशन होना चाहिए कंपनसेट करने का, तभी तो उसने मुझे वादा किया कि मैं 10 करोड़ रुपए पे करूंगा, क्योंकि उसका इंटेंशन था मुझे पे करने का। तो ऐसे केस में वो वैलिड माना जाता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल माना जाता है। ओके सर, अब देखो प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेट, प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेट का क्या अर्थ होता है? देखिए सर, ए ने यहां पे क्या किया, ए ने बी को गुड्स बेचा उधारी पर, मतलब क्रेडिट इसे बोला जाता है, ठीक है ना, क्रेडिट पर गुड्स बेचा। ओके, अब जिस दिन गुड्स बेचा ना, वहां से 3 साल तक आप इस गुड्स को लॉफुल तरीके से रिकवर कर सकते हो। मान लो आपने 3 साल तक कुछ भी नहीं किया, तो जितने भी आपके राइट्स एंड ऑब्लिगेशन है सब खत्म हो जाते हैं, मतलब जो ए के पास राइट था ये भी खत्म हो जाता है, फिनिश, और जो बी का ऑब्लिगेशन था ये भी खत्म हो जाता है, किस चीज का? पे करने का, बराबर। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, बी की आत्मा ने, अंतर आत्मा ने उसको आवाज लगाया और कहा तू क्या कर रहा है भाई, तू ए का पैसा दे दे, है ना। तो बी आता है और वादा करता है ए से, ए से वादा करता है, मतलब एक बी की ड्यूटी बन जाती है यहाँ पे ए को पैसा देने की, बराबर है। तो अब आप देखो, अब कोई एक्चुअली इस पॉइंट ऑफ व्यू पे तो कोई कंसिडरेशन नहीं है, कोई राइट नहीं है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, लेकिन जैसे ही ये वादा किया ना, अब ए के पास राइट आ गया और बी का ऑब्लिगेशन आ गया, मगर बदले में ए कुछ दे रहा है क्या? कुछ भी नहीं दे रहा है, अब तो कुछ नहीं दे रहा है, जो पुराना था वो तो सेटल हो गया, जीरो हो गया लॉ के द्वारा। तो बोला गया यहां पे कंसिडरेशन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ए का पैसा फंसा हुआ था, भले अब लॉ के द्वारा वो केस नहीं कर पा रहा था, वो अलग बात है, बट यहाँ पे अब ए को कुछ अलग से पैसा देने की जरूरत है क्या? नहीं सर, देने की जरूरत नहीं है। क्या आप इस बात को समझे? सारे लोग जल्दी से बताइए मेरे को, क्या आप इस बात को समझे क्या? है ना, यस सर। तो अपन ने क्या बोला, सारे लोग बताइए, अगर प्रॉमिस किया जाता है टू पे टाइम बार्ड डेट, क्या सर, जहां पे राइटिंग में प्रॉमिस किया जाता है कि हम क्या देंगे, हम यहाँ पे टाइम बार्ड डेट को पे करेंगे, तो ऐसे केस के अंदर ये विदाउट कंसिडरेशन भी वैलिड होता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल वैलिड माना जाता है। इजी है, सारे लोग बोलो एकदम इजी है बेटा, बोलो 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 क्विकली, जल्दी से, एकदम इजी पीसी, एकदम आसान, मक्खन की तरह याद आ रहा है कि आपको सारी चीजें, है ना। चलो चलो चलिए सर, आ जाओ। उसके बाद देखो कंप्लीटेड गिफ्ट, कंप्लीटेड गिफ्ट का मतलब क्या होता है? जो गिफ्ट आपने दे दिया है ना, जो गिफ्ट आपने दे दिया उसे बोला जाता है कंप्लीटेड गिफ्ट। जैसे अगर हम लोग बात करें तो ध्रुविल के बारे में बात करेंगे। ध्रुविल की शादी में, ध्रुविल के शादी में गया, उसने बुलाया था, तो मैंने उसे आईफोन गिफ्ट कर दिया बेटा। मैं जब घर पे आया तो अचानक से फ्लाइंग बेलन मेरे पास आया, मैंने ऐसा बेलन को पकड़ा, मैंने कहा ओ, फिर मैंने कहा भी नाइस कैच बाय मी, है ना, ऐसा कहा मैंने। तो मुझे बोला गया तुमने आज तक तो मुझे नोकिया 3310 गिफ्ट नहीं किया, और तुम आजकल, मैंने सुनने में आ रही हूँ कि तुम आजकल आईफोन गिफ्ट दे रहे हो करके। मैंने कहा ओ माय गॉड। मैं ध्रुविल को फोन करता और कहता हूँ भाई मेरा फोन लौटा दे। ध्रुविल कहता है नहीं दूंगा मैं आपको आपका फोन। मैंने कहा क्यों नहीं देगा? बोले सर मैं नहीं दूंगा, आपने गिफ्ट कर दिया। मैंने कहा देख ध्रुविल, मैं आया था शादी में, मैंने फोन दिया, मैं तो पनीर भी नहीं खाया तुम्हारे शादी में, मैं तो मिठाई भी नहीं खाया तुम्हारे शादी में, बदले में कंसिडरेशन कुछ भी नहीं लिया, मुझे मेरा फोन चाहिए, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन ध्रुविल ने बताया क्या कि ये गिफ्ट कंप्लीट हो चुका है, तो जो गिफ्ट कंप्लीट हो जाते हैं उसके लिए कंसिडरेशन आपको नहीं लगते। आप ऐसा नहीं कर सकते कि बोले तूने कुछ कंसिडरेशन नहीं दिया था, ला अब गिफ्ट ला करके वापस, ऐसा नहीं होता। समझे क्या आप बात को? तो मैंने क्या कहा, मैंने क्या बोला, बोलो जल्दी से। मैंने ये कहा अभी तक, सारे लोग बोलो ना, मैंने ये कहा अभी तक कि रूल क्या कहता है कि जो कंसिडरेशन की जरूरत नहीं पड़ती अगर कंप्लीटेड गिफ्ट है, तो मतलब अगर आप किसी को गिफ्ट दे देते हो तो आपको जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। एजेंसी, सर किसी व्यक्ति को मैं एजेंट बनाना चाहता हूं तो प्रिंसिपल क्या एजेंट से पैसे लेंगे एजेंट बनने के लिए? नहीं सर, किसी का एजेंट बनने के लिए या किसी को एजेंट बनाने के लिए कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती सर। ओके। उसके बाद बोला चैरिटी, अगर आपने कोई पैसा चैरिटी में दे दिया, कंट्रीब्यूट कर दिया चैरिटी में, जैसे ऐसा अक्सर होता है ना, मान लो अपन ने एकदम बोला कि भगवान प्लीज मुझे इस बार है ना बढ़िया से एग्जाम में पास करा देना, मेरे को 400 में से 380 मार्क दे देना करके, है ना, मैं पक्का आपको 10,000 का चढ़ावा करूंगा। मान लो आपने 10,000 का चढ़ावा कर दिया, एग्जाम्पल कर दिया आपने, तो और आपको 370 मार्क है, आप ये थोड़ी बोलेंगे अब लाओ 10,000 वापस करके। अगर कोई चीज आपने चैरिटी में दे दिया है ना, अगर आपने कंट्रीब्यूट कर दिया है चैरिटी में, तो वहां पे कंसिडरेशन को नहीं देखा जाता।
अब बाद में उस चैरिटी का पैसा वापस मत मांगना, बोले देखो वो तो हुआ ही नहीं करके जो मैंने बोला था, ऐसा नहीं चलता है सर। चैरिटी वाले केस में कंसिडरेशन क्या होता है, यहाँ पे बोलो ना सर, चैरिटी वाले केस में कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, ठीक है। बेलमेंट, मुझे बताइए सर, दो प्रकार के बेलमेंट होते हैं, कौन से बोलो जल्दी से। एक होता है ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट, एक होता है नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट, बराबर है ना। तो नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट के केस में, क्या अपने को कंसिडरेशन की आवश्यकता पड़ती है क्या? नहीं सर, अपने को कंसिडरेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट मतलब कि ग्रेटिट्यूअस बोलो सर, ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट में कंसिडरेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती, नॉन ग्रेटिट्यूअस में तो पड़ती है। बेलमेंट का मतलब होता है जब अपन किसी व्यक्ति को गुड्स देते हैं फॉर सम पर्टिकुलर पर्पस, तो पर्पस हो जाने के बाद उसने गुड्स लौटा देना चाहिए। मान लो जैसे आपके घर की स्त्री खराब हो गई है, तो आप बाजू वाले के घर की स्त्री लाते और उसको आयरन करके वापस दे देते ना कपड़े के, आप अपने पास ही रख लेते, नहीं बोले बहुत पसंद आ रही, आप समझ रहे क्या बात को, तो आयरन करके आप वापस लौटा देते ना, तो इसे बेलमेंट बोला जाता है। क्या सुना आपने? इसे बोला जाता है बेलमेंट। क्या बोला जाता है बोलो? बेलमेंट। मतलब इसके लिए क्या कंसीडरेशन लगता है क्या? नहीं सर, इसके लिए कंसीडरेशन नहीं लगता, इस बात का ध्यान रखना। क्या कहा मैंने? बोलो इसके लिए कंसीडरेशन नहीं लगता, समझे बात को? बोलो 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 मेरे को जल्दी से, क्या आप इस बात को समझ गए क्या? है ना? यस सर, आयरन के बारे में बात किया बेटा, बहुत ही बेकार है ना, मतलब बेकार से भी बेकार। और क्या बोलना, मैं गिरा हुआ बंदा, चलो आओ, मुझे है ना एक क्वेश्चन आपको दिखाना है। लाली रमेश, रमेश लाली, देखो यहाँ पे लाली रमेश, देखो यहाँ पे, सुनो क्या बोल रहा हूं मैं सारा लोग सुनो। मिस्टर रमेश प्रॉमिस टू पे 50,000 टू हिज वाइफ मिसेस लाली। ओ हो, वाइफ है बेटा, तो क्लोज रिलेशन हुआ। सो लाली कैन स्पेंड ऑन हर 30th बर्थडे, पार्टी तो बनती है। उसके बाद देखो, मिसेस लाली इंसिस्टेड हर हस्बैंड टू मेक, ये कैसी बीवी हुई बेटा जो रिटर्न एग्रीमेंट करवा रही है। इफ ही रियली लव्ड हर, अरे रे, मिस्टर रमेश मेड राइटिंग एन एग्रीमेंट वाज रजिस्टर्ड अंडर द लॉ। रमेश failed to specified sum to the लाली and लाली wants to file a suit। क्या लाली कर सकती है क्या? इसका आंसर ये होगा। इन्होंने, अब समझो आप बात को, इन्होंने आंसर नो लिखा है, नो नहीं होगा। तो अगर देखो नो होता तो फिर पूरे एक्सेप्शन क्यों दिए? एक आधा एक्सेप्शन खा जाना था। जब सारे के सारे एक्सेप्शन यहाँ पे आ गए तो इसका आंसर ये होने वाला है, वो केस कर सकता है करके मैंने यहाँ पे अपने जो मेरी ये जो क्वेश्चन बैंक है उसके अंदर ये स्पेशल नोट भी यहाँ पे दे के रखा हूं, ये भी इसका आंसर होगा। क्या? बिल्कुल बिल्कुल, विच विल मेक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड करके, क्योंकि पूरे एक्सेप्शन साक्षात दिए थे। अगर हाँ एक्सेप्शन में एक भी नहीं होता, जैसे रजिस्टर्ड नहीं होता या राइटिंग में नहीं होता, तो मैं कह देता कि ये बिल्कुल से फिर वॉइड हो रहा है, फिर वैलिड नहीं है वो कॉन्ट्रैक्ट। आप समझ रहे बात को? फिर वैलिड नहीं है करके वो जरूर से अपना आंसर यहाँ पे बन जाता। क्या? हाँ सर, आंसर बन जाता। सारे लोग समझे? बोलो ना मुझे बेटा, क्या आप बात को समझ गए क्या? यस सर, एकदम बढ़िया ढंग से हम लोग बात को समझ चुके हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे आज अपना क्या खत्म हो गया, आज अपना यूनिट 2 पूरा खत्म हो गया यहाँ पे, है ना। यूनिट 2 का पीडीएफ कमेंट सेक्शन में मैंने पिन करके रखा हूँ, या इस क्लास खत्म होने के बाद कमेंट के अंदर और पिन कर दूंगा मैं उसको, ठीक है ना। चलो, होप सो आपको यूनिट 2 का रिवीजन बहुत बढ़िया से, बहुत शांति से आपका हो गया हो, पूरा एकदम बढ़िया से सारी चीजें। अब अभी आपका काम क्या है? अभी आपका एक टास्क है बेटा कि इसको जाके घर पे फटाफट क्विकली गो थ्रू कर लेना, और गो थ्रू हुआ तो इस कमेंट सेक्शन के आगे लिखना का टास्क डन करके, ये टास्क आपका है आज। आपको इतना करना ही है, कुछ भी हो आपने सोना नहीं। आप ये सोच लो मेरे साथ साथ पूरा लॉ निपटा देना है। 15 मई तक एक बार मैं आपको पढ़ा दूंगा, मतलब एक और बार रिवीजन करवा दिया आपने, साथ साथ में रिवाइज कर लिया, 2 बार अपन ने पढ़ लिया। उसके बाद मैं आपको और बढ़िया से और भी कुछ प्लान है वो मैं बाद में पत्ते खोलूंगा। अभी पत्ते खोलूंगा, अभी बहुत सारे लोग देख रहे हैं, ये देखो ये भी एक देख रहा है यार, वो उसको फिर वो जबरदस्ती कॉपी करने की कोशिश करते हैं सेशन की, है ना। फिर ऐसा लगता है मैंने कुछ तो भी ये कर दिया, वैसा नहीं होना चाहिए ना। आ जाओ, ओके सर, ठीक है। तो आप साथ साथ में अभी पढ़ेंगे मेरे लेक्चर खत्म होने के बाद। आप जब पढ़ना है पढ़ो, लेकिन इस वीडियो के कमेंट में आके टास्क डन लिखना। क्यों? इससे आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन रहता है कि ये लिखना ही है करके, ठीक है ना। पास होना है पक्के से, ये करना ही करना है, मैं पहले ही बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। चलो सर, बढ़िया है, एब्सोल्युटली बढ़िया है। बोलो बोलो बोलो, लेक्चर को लाइक किए क्या? भगवान जो भी लेक्चर को लाइक करे ना, प्लीज उसके 5 से 7 नंबर तो बढ़ा ही देना भगवान जी, प्लीज बढ़ा देना, है ना, पक्का। मेरा और भगवान का बात हो गया। और स्पेसिफिकली लॉ में और कुछ बोलना है क्या तो बता दो मेरे को भी। लॉ में, सिर्फ लॉ में,
अभी तक लॉ में ही करना, ठीक है। आ जाओ, चलो यार, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, थैंक यू सो मच वंस अगेन। तो अपन लोग करेंगे नेक्स्ट वाले केस के अंदर, इस बार लॉ में 80 पार चाहिए ही चाहिए मेरे को नहीं पता कैसे भी ला रहे हो आप, क्या कर रहे हो करके, बस 80 पार मेरे को चाहिए यहाँ पे, है ना। तो अच्छे से पढ़ो यार, बढ़िया से पढ़ो, बहुत कम समय बच चुका है बेटा, प्लीज फोकस करो, इधर उधर के बातों पे ध्यान नहीं देना है। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस अपने लाइफ में हैं ऑलरेडी, फोन के माध्यम से, इधर उधर के माध्यम से। अगर आप रात में पढ़ाई कर हो तो फोन को देखो, रात में तो कोई क्लासेस चलती नहीं है, और क्लासेस देखने का भी नहीं, दिन भर में पूरी क्लासेस देख लो, रात में 9 बजे मम्मी पापा को फोन दे देने का, उसके बाद आपको जितना पढ़ना है उतना पढ़ो। सिर्फ क्लासेस के दरमियान फोन या लैपटॉप आपके पास होना चाहिए, बाकी समय आप अगर मम्मी पापा को देके रखोगे ना, तो अपने को एक समय बाद शर्म आएंगी मांगने में, यार क्या मांगू करके, है ना, ऐसा अपने को लगते रहेगा थोड़ा सा, है ना। तो मैं वही कह रहा हूँ, बहुत लिमिटेड समय अपना फोकस रखिए पूरा पूरा पढ़ाई के ऊपर, एकदम बिंदास तरीके से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, समझ रहे हैं बात को, दिल लगा के मन लगा के पढ़िए बेटा, अपने को इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है ना। एकदम बढ़िया से पढ़ो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, अच्छे से पढ़ने का, बढ़िया से पढ़ने का, खुशी से पढ़ने का, एकदम ज्यादा टेंशन मत लो किसी बात का कि मेरे से ये नहीं हो रहा, मैंने आज तक ये नहीं किया, मैंने वैसा किया। पढ़ते हैं तो थॉट्स आते हैं नेगेटिव, बहुत नेचुरल है वो, आपके साथ नहीं पूरे इंडिया में होता है, जो भी बच्चा पढ़ रहा है उसके साथ होता ही है वो। प्लीज नेगेटिव थॉट्स को मत आने देना, पॉजिटिव थॉट्स को सोचो कि किसी भी हालत में अपने को करना है। आज भी मैं बात करूं तो बहुत इनफ समय, 1.5 महीना बहुत ज्यादा होता है, मैं क्या बोलूं, 1.5 महीना बहुत ज्यादा होता है, बराबर ना। यस सर। सर बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है, सर ये नोट्स अपन लोग एग्जाम में लिख सकते हैं क्या, तो मैं क्या यहाँ पे टाइम पास के लिए नोट बनाऊंगा कि इतना मेहनत करके कलर झोंक रहे उसके अंदर और कुछ 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 करना था, क्या टाइम पास के लिए कर रहा हूँ क्या मैं। ऑब्वियस सी बात है, नोट्स लिख सकते बेटा आप यहाँ पे, है ना, तो आप बिंदास यूज कर सकते हो, उसको कोई बात ही नहीं। आप अगर चेक करोगे पूरा मॉड्यूल का कंटेंट भी आपको दिखेगा, लाइनें भी अलग अलग नहीं दिखेंगी, आप समझना, लाइनें भी जो इंपॉर्टेंट वाली और ऊपर नीचे उसको प्रॉपरली सही तरीके से आपको यहाँ पे प्रेजेंट करके दिया है करके, ठीक है। चलो गाइस, थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन, आज के लिए करेंगे इतना, अच्छे से मेहनत करो, पॉजिटिवली मेहनत करो, आपको कोई भी दिक्कत आता है मुझे जरूर से बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर। कल मिलेंगे 3:45 को, डेली हम लोग 3:45 को मिल रहे हैं। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर सारी इंपॉर्टेंट लिंक्स मैंने डाल के रखो, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। दूसरा, अगर ऑर्डर करना है आपको चार्ट बुक तो आप ऑर्डर कर सकते हो, फिजिकल कॉपी भी या पीडीएफ भी, IGSir.in के ऊपर जाके। और अगर आपको क्लासेस बाय करना है तो आप ultimateca.com के ऊपर जाके क्लासेस बाय कर सकते हैं। मैं आपको सीए फाउंडेशन का लॉ और सीए इंटरमीडिएट का ऑडिट मैं आपको ये पढ़ाता हूँ, और सीए इंटरमीडिएट का लॉ भी मैं आपको पढ़ाता हूँ, राइट। तो देखो यहाँ पे आपको सुपर चार्ट बुक और क्वेश्चन बैंक दोनों अवेलेबल है बेटा IGSir.in के ऊपर। आपको पीडीएफ चाहिए आप पीडीएफ बुला सकते हो, हार्ड कॉपी चाहिए आप हार्ड कॉपी बुला सकते हो। और सर क्लासेस कैसा है, तो क्लासेस के लिए ultimateca.com के ऊपर जाना है। मेरी अभी जो नेक्स्ट बैच है, यानी कि सितंबर के लिए हमारी ऑलरेडी क्लासेस चालू हो चुकी है, सितंबर के लिए और जनवरी के लिए। तो गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना, सीए फाउंडेशन के ऊपर जाना, न्यू क्लासेस, और आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम ओरिएंटेड और रेगुलर बैच मिलती है। अब जिसको मतलब अब एग्जाम बहुत करीब है बेटा और फटाफट चीजें कवर करना है, तो उसके लिए एग्जाम ओरिएंटेड बैच होता है, काफी डिटेल में यहाँ पे भी कराया जाता है, लेकिन यहाँ पे तो पूरा लेटा लेटा के करते हैं, फुल लेक्चर मतलब फुल कंसेप्चुअल, फुल चार्ज बनाएंगे, लिखेंगे और क्या क्या सारी चीजें कर डालते हैं जो भी पॉसिबल चीजें है। और यहाँ पे आपको क्या होता है, कंसेप्ट डिलीवरी होती है, उसका एक बार रिवीजन और उसके साथ साथ उसके क्वेश्चन एंड आंसर्स यहाँ पे होते हैं, राइट। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन, मिलेंगे हम लोग सर नेक्स्ट सेशन के अंदर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।